बेटा, क्या ख्याल है? तो किताबें यहाँ पे खुली हुई, मैंने इस मरतबा चालाकी की है मंसूर कि तुम लैपटॉप पर हो सेलफोन पर हो? लैपटॉप पे होता है। गुड यार। तो मैंने मंसूर ये चालाकी की भी है कि पेज नंबर जो है, कौन से पेज के ऊपर आ रहे हैं आप लोगों को? और आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है मतलब सर क्या प्लीज बुक शेयर कर देंगे भाई? कोई बुक शेयर कर देगा डीप लर्निंग की टेक्स्ट के ऊपर और हुई चैट भी के ऊपर? है, हुई भी ऑलरेडी। दोबारा कर दो। नहीं बात हुई, होगा मैंने क्या, भी चेक जो किया। नए लोग ज्वाइन करते हैं उनको शायद पुरानी चैट मिलती नहीं है। मैं कर देता हूँ। कोई स्टूडेंट भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि मंसूर भाई करें। अच्छा, मैं आपको एक बता रहा था कि भाई आपकी असाइनमेंट के हवाले से काफी चीजें तो मंसूर ने सॉल्व कर दी है, तो फिर भी अगर कुछ चीजें रह गई हैं तो आप मंसूर से जो है ना वो डिस्कस कर लीजिएगा क्लास के बाद, स्लैक के ऊपर या कोई भी ऐसा चैनल जो मंसूर जो है वो आपके ऊपर साथ में आ जाए। अच्छा, आप इसके अंदर मैं इस वक्त जो हूँ वो पेज नंबर 4 पर हूँ और 1.1 मेरे पास जो है वो टॉपिक है। क्या सब लोगों के पास भी ऐसा ही है? सब लोगों के पास किताब खुली हुई है? यस सर, यस सर। आप इसके सर हो अंदर सके देखें। तो बुक को शेयर कर दें प्रिंट पे। हाँ, यही मैं नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के पास आपकी अपनी अपनी बुक भी हो, फिर थोड़ी देर में शेयर करूंगा ना। अक्सर स्टूडेंट जो है वो बुक शेयर, हाँ, चैप्टर 1 है और टॉपिक नंबर है 1.1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ये सर वो खुला हुआ है। सबके पास खुला हुआ है? जी सर। ठीक है, तो इसमें आपके पास नोट्स भी खुले हुए हैं, तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि यार तो सबसे पहले हम जो है बात कर रहे हैं एआई की। एआई का मतलब क्या है ये सबको पता ही हो गया ना भाई, किताब के अंदर भी लिखा हुआ है। इस किताब के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आप लोग ये पढ़ें और मुझे पढ़ के बताएं कि 1.1.1 में क्या लिखा हुआ है। ये असल में हमने पिछली मर्तबा की थी, तो इसलिए मैं आपसे ये शेयर नहीं कर रहा। ये और सही आया था। हाँ, तो आप लोगों से सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी अगर आप कोई डेफिनेशन पूछ ले कि यार आप लोग 6 महीने से पढ़ लेंगे, तो उसकी क्या डेफिनेशन बताएंगे? The effort to automate intellectual tasks normally performed by humans. No, sorry, सर, sir. The effort to वो काम automate intellectual tasks normally performed by humans. सर यही लिखा हुआ है वैसे, लेकिन नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपने और बिल्कुल सही पढ़ा। यहाँ पर किसी को कोई सवाल या कोई एतराज हो तो वो कर सकता है, या अपना कोई ओपिनियन देना चाहे तो दे सकता है। तो सही है, अंडरस्टूड है। वो काम जो इंसानी जहानत आमतौर पे करती है उसे मशीन आमतौर पर देखो, इसमें बड़ा जबरदस्त चीज है जो हमें याद रखनी है और वो जो है ठीक है, और वो जो चीज, हाँ, तो इसके अंदर देखो मैंने ये चीज बताई कि इसमें जो नॉर्मली, इसके अंदर देखो मैं नॉर्मली को आप जो बोल्ड कर दें कि यार ऐसा नहीं है कि बहुत इंसान जो है ना बाद वक्त बहुत स्पेशल चीजें भी करता है, वो वाला काम हम नहीं कर सकते। अच्छा, किसी ने अपना माइक ऑन किया हुआ है जिसकी वजह से जो है वो परिंदों के चहचहाने की आवाज आ रही है। तो जियाउल्लाह ने। हाँ, थैंक यू यार रिजियाउल्लाह, कैन यू प्लीज ऑफ योर माइक? अच्छा, यहां तक फिर आप लोग सब समझ गए ना आप लोग? यस सर। ठीक है, तो मैंने जो है अब देखें इस तरह मैं आपको ये भी समझा रहा हूं कि आपको जो है वो नोट्स कैसे बनाने हैं ताकि आपको बाद में इसी चीज को पढ़ने में और समझने में याद रहे। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक और चीज यहाँ पे मैं कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ और आप लोग अभी करना चाहें कि आप यहाँ पे लिख दें 1.1.1। इससे क्या होगा कि कभी आपको सर्च करना है तो डायरेक्ट इसके ऊपर जा सकते हैं। तो ये वाला काम भी आप लोग करते हैं ना, इसीलिए मैंने आपसे बस किताब शेयर नहीं की ताकि आपका फोकस जो है। आवाज नहीं आ रही।
इसीलिए मैंने आप लोगों से किताब शेयर नहीं की, ताकि आप लोगों का फोकस जो है वो अपनी किताबों पे भी रहे और इन नोट्स पे भी रहे, और इसी तरह के नोट्स जो है वो आपको ठीक है। अच्छा, तो सर अब आपकी आवाज फिर बंद हो गई है। अच्छा, अब बेहतर आ रही है? यार तरफ से ही आ रही है। यस सर। ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पर जो है वो देखते रहे। तो बताने का मकसद ये कि भाई हमें अपनी टास्क को ऑटोमेट करना है जो हम इंटेलेक्चुअलिटी के साथ करते हैं। इसीलिए मैंने कल आपकी लास्ट वाली क्लास में आप लोगों से बहुत सारे ऐसे बकवास वाले सवाल किए थे जिनका ताल्लुक जो है वो इंटेलिजेंस है। तो उसके अंदर जो है वो हमने ये चीज देखी थी कि हम जो है वो जो बहुत सारे जो काम करते हैं इंटेलिजेंस वाले काम। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। इसलिए कि चुप हो गया हूँ मैं। हाँ, इंटेलिजेंस जो वाले जो काम है, ये मैंने सही लिखा हुआ इंटेलिजेंस, स्पेलिंग सही लिखी है? आई होप कि मैंने जो है वो स्पेलिंग सही लिखी है। तो इंटेलिजेंस सर सही है। इंटेलिजेंस वाले जो काम है मेरे पास, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सही है? जो मेरे पास इंटेलिजेंस वाले जो काम है वो मेरे मोस्टली जो है वो कंप्यूटेशनल भी हो सकते हैं। सही है? अगर कोई चीज कंप्यूटेशनल है या मैं कंप्यूटेशन से हासिल कर सकता हूं, उसके लिए जो है मैं ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? कुछ चीजें हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास बहुत सारा डेटा हो तो ज़्यादातर एआई जो है एनालिसिस करके डिसीजंस लेता है, प्रिडिक्ट करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कि ये मुझे बताएं कि आप ज्यादातर आप जो अपने फैसले करते हैं वो खुद कैसे करते हैं? बगैर एनालिसिस करे करते हैं या कुछ एनालिसिस करके करते हैं? सर मोस्ट ऑफ द टाइम तो एनालिसिस करके होता है, लेकिन ऐसे कभी सर्टेन इवेंट्स आ जाते हैं ज़िंदगी में जिसमें आपको एक रैंडम या इंस्टेंटेनियस एक इमीडिएट एक फैसला करना पड़ता है, उसका आपको एक्सपीरियंस। लेकिन ये वाला काम पता है ना मुझे, जहाँ पे मेरे देखे कर्सर के ऊपर मैंने नॉर्मली के ऊपर काम किया। नॉर्मली क्या करते हैं? नॉर्मली जो है हम हमारा पास एक्सपीरियंस होता है जो कि एक ट्रेन डाटा कहलाता है, उसी के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं या मूव लेते हैं कोई भी। तो सर पास्ट को भी एनालाइज करते हैं फिर ही काम करते हैं ना? सर रिफ्लेक्स होता है सर हमारे पास। हम हर दफ़ा पीछे का एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट करते, बल्कि हमारे जो न्यूरल पैथवेज कार्व हुए होते हैं ना, हम उसको ऑटोमेटिक करते हैं। जिस तरह पानी या ग्लास भरना हो आपने, तो आप ये सोचेंगे नहीं आप बस कर देंगे उसको। आपके कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू आप गुजरेंगे, लेकिन वो एक सब कॉन्शियस लेवल पे होंगे। अच्छा, वो डिसीजन नहीं है ना, इसे डिसीजन नहीं कहते। देखो मैं ये कहता हूँ पानी पीना है, ये भी एक डिसीजन है। सही है? फॉर एग्जांपल, लेकिन पानी का गिलास जो भरना है, इसके लिए आपने कहीं से लर्निंग कभी ना कभी तो की होगी ना। सब वो किसी हद तक ऑटोमेशन में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज इसी तरह होती है। पहले लर्न हुई होगी फिर होगी। बात यहाँ पर देखो, एक चीज क्या हो रही है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल चीजों की। आप जो बातें कर रहे हैं वो एक तरह से इसको हम क्या कहेंगे, साइकोमोटिव ट्रेनिंग कहेंगे या नेचर कहेंगे, क्या कहेंगे? मतलब एक जानवर भी जो है जब पानी पी रहा होता है वो उसमें अपना इंटेलेक्ट यूज नहीं कर रहा होता, या कर रहा होता है ना, मतलब उसको पानी मिलता है वो पानी पी लेता है, उसको प्यास लगी हुई होती है। तो यहाँ पर जो है क्या आप इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पानी पीने में तो सर नहीं कर रहे। पानी पीने में नहीं कर रहे, लेकिन हम तो करते हैं बहुत सारे लोग। पानी पीने के टाइम पे? हाँ सर पानी पीना तो नहीं ना इंटेलेक्चुअली है, वो तो रूटीन की बात है। और सर आपकी आवाज बहुत धीमी है। लेकिन आप इसके अंदर ये देखते हैं कि वाटर क्लीन है, हाउ कैन यू जज? सर देख के जज दैट वाटर इज क्लीन। हम इतने यूज्ड टू हुए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कोई डिसीजन ले रहे हैं या नहीं, लेकिन होता तो वो डिसीजन ही है ना कि हमने पीना है, हमने भरना है, हमने जाना है वहां पे। हाँ चले, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हाउ कैन यू जज दैट वाटर इज क्लीन या ड्रिंकेबल? सर एक्सपीरियंस की बेस अपनी सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाई, क्या करते हैं हम? सर पानी की रंगत वगैरह, उसकी बू और उसकी जो विस्कोसिटी है वो देखी जाती है, वो आंखों से अंदाजा हो जाता है। क्लियरनेस, यही होता है ना।
जी हाँ, क्लैरिटी जो है उसकी। अच्छा, अब फर्ज करें कि आप अगर एक शख्स है वो बेचारा अंधा है तो वो क्या करेगा? सर सर वो वो स्मेल करेगा, करके और स्मेल पी के स्मेल करेगा। टेस्ट भी और कर करेगा, थोड़ा सा चखेगा, वो टेस्ट करेगा। टेस्ट करेगा। लेकिन इसके अंदर सबसे 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 अहम चीज, जो सबसे इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है? अगर मैं कहूँ यार कोई एक चीज मैं आपको दूंगा, आप टेस्ट करना तो खतरनाक हो सकता है, उसमें अगर जहर मिला हुआ हो तो फिर तो मर जाएंगे आप। तो इसमें से ये अगर Smell, बता sir. दें, ठीक है Yes, ना, sir. तो इस पे आपको ये डिसीजन लेना है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, ठीक है? तो आप मुझे क्या बताएंगे इन चार चीजों में से? स्मेल सर। Smell, sir. का मेरा ये ख्याल है कि अगर मैं मुझे नहीं पता आप लोग, लेकिन मैं जो हूँ पानी को दूर से देखते ही सबसे पहले ये चेक करता हूँ, दूर से जब मैं देख रहा होता हूँ, मतलब मेरे लिए विजुअल इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। मतलब पानी को सबसे पहले देखता हूँ मैं कि पानी का जो है उसके अंदर हो सकता है उसकी स्मेल ना हो, लेकिन मैं पानी को देखता हूँ कि यार पानी जो है वो साफ है, उसमें कोई रेजिडुअल तो नजर नहीं आ रहे। सर क्लियरनेस होगी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो मेरे ख्याल से तो ये क्लियरनेस है। लेकिन सर आपने कहा वो ब्लाइंड है तो देखिएगा नहीं, कैसे? ब्लाइंड मैं अदर आपसे केस कह रहा में हूँ एक अलग नॉर्मल। अलग चीज थी, लेकिन अगर अब इस वक्त जो है मुझे जो है वो चेक करना है, आप लोग जो पानी पीते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है होती है आप लोगों के लिए? सर कलर क्लियरनेस या होती है, उसका क्लियरनेस और उसका कलर। कलर। लेकिन मसला ये है कि आप को मैं पूछूंगा यार सबसे जो साफ पानी होता है वो किस कलर का होता है, तो क्या बताएंगे? सर ट्रांसपेरेंट। कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता उसका, तो मतलब है कि आप ट्रांसपेरेंट होता है। जो आप कलर कह रही हैं वो क्लियरनेस है, यानी अगर आपको कोई बोलेगा यार ये पानी है और आपको वो थोड़ा थोड़ा येलो कलर का लगेगा तो आप क्या करेंगी? नहीं पियेंगे सर। नहीं पियेंगे। हाँ, तो इसका मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? क्लियरनेस। क्लियरनेस, ठीक है। बैक टू द बुक, ये चीज आपके बुक के अंदर डिफरेंट तरीकों से लिखी हुई है। यस अब सर। सर वो कोल्ड ड्रिंक होता है। हाँ, अब देखो वो कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है ना, तो आप वो जो है उसके अंदर आप डेफिनेटली जो है वो सबसे पहले चेक करेंगे कि यार वो उसका जो कलर है वो आपकी जहन वाले कलर से मिलता जुलता होना चाहिए, है ना भाई? यानी पहले हमारे पास इनपुट होना चाहिए। हाँ, यानी कि हमें बताया पेप्सी किस कलर की होती है, अगर कोई और दूसरे कलर की बोले यार ये पेप्सी है तो हम नहीं पिएंगे। सर हमारी ट्रेनिंग उस तरह हुई हुई है ना सर, हमने एक्सपीरियंस उस तरह किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा Experience इस तरह किया हुआ है। किताब को देखते हैं। किताब के अंदर 1.1.1 के अंदर आप देखें, मेरे यहाँ पे एक और सवाल है आपसे कि एआई और मशीन लर्निंग में क्या फर्क है? सर मशीन लर्निंग उसकी ब्रांच है एआई की। और एआई ही का ही हिस्सा है वो, उसी Yes, के sir. डोमेन के अंदर है, मगर सेट ऑफ टेक्निक्स का नाम मशीन लर्निंग है। जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं प्रिडिक्शंस या डिसीजंस लेने। कोई ऐसी एग्जांपल दे मुझे जो एआई की तो हो लेकिन मशीन लर्निंग की ना हो, उस चैप्टर के अंदर से। ये मैं बार बार इसलिए चैप्टर पे लेकर आ रहा हूँ कि आप जो भी सोचते हैं ना कि यार ये चीज है, वो चीज इस किताब के अंदर अवेलेबल है। आप इसकी किताब बहुत ही जबरदस्त बंदे ने लिखी है और बहुत ही जबरदस्त किताब है, तो इसके अंदर भी जो है वो सर सिंबॉलिक एआई कह सकते हैं। सिंबॉलिक एआई जो है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो मशीन लर्निंग नहीं है, सिंबॉलिक एआई। पहले मेरी बात सुनें। मैं जरा सख्त किस्म का टीचर हूँ, मैं बच्चों को बहुत डांटता हूँ। उसकी वजह ये है कि अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो सुनते बाद में हैं और बोलते पहले हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने जिस बंदे से भी बात कर रहे हैं उसकी आपको रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे बताएं मैंने आपसे सवाल क्या किया? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल पूछिए और उसकी एग्जांपल पूछिए ना। आप मुझे उसकी टाइप नहीं बताएंगे, उसकी मुझे डेफिनेशन नहीं बताएंगे। मैं आपसे ना तो डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, मैं ना तो आपसे उसकी टाइप पूछ रहा हूँ, ना मैं उसका कोई और नाम पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये बताओ कोई ऐसी एग्जांपल दो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो हो लेकिन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की ना हो। एग्जांपल बतानी है मुझे। सर ऐसी कोई भी नहीं है। गूगल पे भी जो हम प्रोग्रामिंग जो हम नॉर्मल आपने प्रोग्रामिंग करते हैं 1.1.1 को पढ़ना है। मैंने कहा था कि हम सिर्फ
इस बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, तो उस बुक के अंदर 1.1.1 को जाके पढ़ें और बताएं मुझे कोई ऐसी एग्जांपल है जिसमें एआई तो है लेकिन मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग नहीं है। सर एयरली चेस स्पीच प्रोग्राम। रिकग्नाइजेशन सर। आपने 1.1 पढ़ के बता रहे हैं या अपनी तरफ से बता रहे हैं? हाँ उसी पेज में से बता सर रहे हैं। 1.1 उसको ही पढ़ पढ़ के के बता रहे हैं। उसमें 2-3 एग्जांपल दिए हुए। एग्जांपल ये दी है ना स्पीच सर रिकग्निशन। हार्ड कोडेड रूल्स जो होते हैं ना प्रोग्रामिंग, हार्ड कोडेड रूल्स वो एआई की एग्जांपल है मगर मशीन लर्निंग की एग्जांपल नहीं। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। नहीं तो अपने नाम से एमआरआई क्यों लिखा हुआ है इसमें? एमआरआई हार्ड कोडेड रूल्स जो हम प्रोग्रामिंग में नॉर्मली करते हैं वो। देखो रिजवान लिसन माय थिंग, आई वांट टू नो एन एग्जांपल, यू आर गिविंग मी एक्सप्लेनेशन। सर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोग्रामिंग इज एन एग्जांपल। सर इसकी एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगी, जैसे हमारी कोरियर कंपनी है ना, आई हैव ऑलरेडी गिव यू अ हिंट दैट चेस प्रोग्राम वी फोकस ऑन 1.1.1, ठीक है? 1.1 को पढ़ने के बाद मुझे सबसे पहले बताएं क्या 1.1 में कोई ऐसी एग्जांपल दी गई है जो एआई तो है लेकिन मशीन लर्निंग नहीं है? सर चेस प्रोग्राम है, हार्ड कोडेड प्रोग्राम, हार्ड कोडेड ट्रांसलेशन। ठीक है अच्छा, तो एक चेस प्रोग्राम जो है, ठीक है, अब आप इंटरनेट पे जाएं और इंटरनेट पे जाकर देखें कोई ऐसी एग्जांपल जो एआई तो है लेकिन मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग नहीं है। क्वेश्चन आप कर लें, नहीं कर सकेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। और ये एक्सपर्ट सिस्टम भी हो सकता है? एक्सपर्ट सिस्टम मुझे नहीं पता, मैं तो आप मुझे सवाल के जवाब में सवाल कर देंगे क्या? पहले मेरे सवाल का जवाब तो दें। सर सेल्फ ड्राइविंग कार। नहीं सर चेस प्रोग्राम है, सही है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर आया और मैंने इसके अंदर आगे जाके ये लिखा कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है एआई तो है लेकिन मशीन लर्निंग नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्या है? आई मीन ये दोनों बातें एक ही चीज नहीं है, एआई और मशीन लर्निंग। जब मशीन लर्निंग होगी तो अब एआई की तरफ आप आएंगे ना? होगी, बिल्कुल होगी ना। मिसाल के तौर पर आप ये बताना चाहते हैं कि भाई एक जो परिंदा है वो एक जानवर होता है ना? राइट और रॉन्ग? यस सर। सही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे कोई ऐसा जानवर बताओ जो परिंदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो और भी बहुत सारी अप्रोचेज हैं जो हम जो है वो एआई के अंदर करते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं एआई अप्रोचेस। सर एक एग्जांपल जो मैं इसकी है वो चैटबॉट। बिल्कुल चैटबॉट है, ठीक है सर। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सिंबॉलिक लॉजिक एक्सपर्ट सिस्टम एंड नॉलेज ग्राफ। सर चैटबॉट्स जो है बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करता है, तो वो चैटबॉट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मेरे पास। फैसल आपका माइक ऑन है? अच्छा जी, तो इसमें किताब के अंदर भी अगर हम गौर से देखें तो किताब में भी जो चीज लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि भाई कुछ ऐसी अप्रोचेस भी हैं जिनके अंदर जो है वो एआई तो होती है लेकिन मशीन लर्निंग नहीं होती। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ओनली इन्वॉल्व हार्ड कोडेड रूल्स क्राफ्टेड बाय प्रोग्रामर्स एंड डिडंट क्वालिफाई एज मशीन लर्निंग। ये वाली बात समझने की कोशिश करो। प्री डिफाइंड कंडीशंस जिसके अंदर रखी जाए वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती वो हाँ बिल्कुल सही बात है। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है हार्ड कोडेड रूल क्राफ्टेड बाय प्रोग्रामर एंड डिडंट क्वालिफाई एज मशीन लर्निंग। यहाँ से असल में आपकी चीज बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो मशीन लर्निंग पढ़ेंगे उसके अंदर जो है वो हार्ड कोडेड रूल नहीं होंगे। अगर हार्ड कोडेड रूल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। हाँ, वो मशीन लर्निंग नहीं है फिर वो।
एआई है, मशीन लर्निंग नहीं। मशीन लर्निंग नहीं है। आपने अपनी इस डेफिनेशन को तो फुलफिल कर लिया, ठीक है, लेकिन मशीन लर्निंग वाली डेफिनेशन को फुलफिल नहीं किया अभी तक। तो इसका ये मतलब बताया है कि हम आगे चल के पढ़ेंगे मशीन लर्निंग क्या होती है, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ ये देख लिया कि यार मशीन लर्निंग जो है ना उसके अंदर हार्ड कोडेड रूल नहीं होते। इसका मतलब अब इसमें देखें, इसमें ये लिखा हुआ भी है, फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम many experts believe that human artificial intelligence could not be achieved by having program hard coded a sufficiently large set of explicit rule for manipulating knowledge. This approach is known as a symbolic AI, and it was dominant paradigm for AI from 1950s to late 1980s. It reached its peak popularity during expert system boom in 1980s. Although symbolic AI provides suitable to solve well-defined logic problems such as playing chess, it turned out to be interactable to figure out explicit rule for solving more complex fuzzy problems such as image classification, speech recognition, language translation. A new approach arose to take symbolic AI place machine learning. अब इसके अंदर मुझे बताएं फजी लॉजिक क्या होती है? आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ होगा ना? हाँ हाँ सर, इसका मतलब है कि जो जो स्टैटिस्टिक्स है वो इटसेल्फ एआई नहीं है, लेकिन एआई जो बनती है वो सारे के सारे स्टैट्स के रूल्स पे बनती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सी बात है वैसे तो। हाँ बिल्कुल, देखो यही है, मैं इसीलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि आप जो है इस किताब को पढ़ेंगे और इसकी एक एक चीज को सही से पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं 1.1.2 के ऊपर, इसके बारे में बताया गया है कि जी इन विक्टोरियन इंग्लैंड लेडी एडा Lovelace was a friend and collaborator of Charles Babbage, the inventor of the analytical engine, the first non-general-purpose mechanical computer. Although visionary and far ahead of its time, the analytical engine wasn't meant to be a general-purpose computer when it was designed when the 1813 and 1840, because the concept of general-purpose computer was yet to be invented. मतलब आप देखें कि अगर आप यहां पर बात करें कि जो पहली मर्तबा मैकेनिकल कंप्यूटर बना था, जो पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है, आप लोगों ने शायद किताब में भी पढ़ा हो सर, एनियक नाम था, ENIAC। एनियक नहीं, वो शायद वो इलेक्ट्रिकल था। ठीक है, जो पहली मर्तबा बनाया था चार्ल्स बाबेज ने, उसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। मतलब वो चार्ल्स बाबेज था, उसने अपनी जो मशीन बनाई थी उसका मकसद जो था वो कंप्यूटर बनाना नहीं था, बल्कि क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन के जरिए करने का था। इसीलिए उसने उसका नाम क्या रखा? कंप्यूटर नहीं रखा था उसने नाम, उसने क्या नाम रखा था? एनालिटिकल इंजन। हाँ, एनालिटिकल इंजन, मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन, मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन। तो वो चार्ल्स बेबेज ने ALU बनाया था, बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। हाँ, अब इसके अंदर जितनी भी चीजें थी उसके अंदर जो मकसद था उसका वो ये था कि यार मैं ये करूं कि जिस काम के अंदर मुझे अपनी जो है वो ख्वारी करनी पड़ती है उस काम को मशीन कर ले। मिसाल के तौर पर आपसे मैं कहता हूं कि भाई आप मुझे ये बताएं कि इस आपको जो है ना मार्केट जाना है, मार्केट नहीं जाना, दराज पे बैठ जाओ और एक जो है ना वो ये, बल्कि दराज का सारा डेटा मैंने डाउनलोड करके लाके दे दिया है आपको, सही है? आप जो है मुझे बताओ सबसे अच्छा सेलफोन कौन सा है? सही है? ये बात समझ में आ रही है आपको? या मिसाल के तौर पर मेरी जो अम्मी है वो रिश्ता कराती रहती है, उन्होंने मुझे जो है ना वो 50 लोगों का डेटा दिया और बोला भाई बताओ कि ये जो रिश्ता आया हुआ है इसके लिए इस लड़की के लिए कौन सा लड़का सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा? सही है? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे सारी के सारी जो डेटा है उसके अंदर से, अब वो चाहे वो डेटा, इसमें याद रखो डेटा विजुअल भी हो सकता है, सही है? मिसाल के तौर पर एक लड़का है, वो ये चाहता है कि उसकी शादी जो है वो एक पर्टिकुलर फिजिकल फीचर रखने वाली लड़की से हो, सॉरी टू से, तो मुझे वो फिजिकल फीचर, अब मैं बात किस पे कर रहा हूँ, काम किस पे कर रहा हूँ? डेटा पे कर रहा हूँ,
समझ रहे हैं ना बात आप मेरी? मैं डेटा ही देख रहा हूँ, विजुअली तौर पे देखूं या फिजिकली तौर पे देखूं या कंप्यूटेशनल करूं, मैं डेटा पे ही काम कर रहा हूं। तो बताने का मकसद यह है कि मेरा जो डेटा है वो मुझे खुद एनालिसिस करना है, अपनी अपनी मुझे इंटेलेक्चुअल पावर यूज करनी है। और मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी इंटेलेक्चुअल पावर यूज नहीं करूं, मैं इसकी जगह पर कंप्यूटर को काम दे दूं। मैंने कंप्यूटर में डेटा डाल दिया, कंप्यूटर ने उसको गचर 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 करके मुझे बता दिया कि इसमें से सबसे अच्छे जो है, मतलब मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा सैलरी किस लड़के की है, और सबसे बड़ा घर किस लड़के का है, और सबसे जो है वो स्ट्रॉन्ग फैमिली किस लड़के की है, और सबसे शरीफ, खुश इखलाक, नेक, मजहबी तौर पर अच्छा लड़का कौन सा है। तो वो मुझे ये सारे फीचर्स होंगे ना, सारे फीचर्स आपने उसको सेलेक्ट करने होंगे कि इन फीचर्स की बुनियाद पे नहीं देखें आपने देखा ना, आप जो है वो मेरी बात सुने। मैंने कहा है कि मेरे पास ये फीचर्स मौजूद थे कि वो 50 लड़कों के मेरे पास फीचर थे। हम लड़कों पे बात कर रहे हैं, किसी और चीज पे चले आते हैं, वरना कभी इसमें से कोई चीज वायरल हो गई, काट कूट के दे दिया तो सब बंद हो जाएंगे हम लोग। तो मैं आपको कह रहा था कि भाई आपको जो है गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, होंडा सिटी, और पुरानी खरीदनी है, आपके पास 12 लाख रुपए हैं और आपके पास होंडा सिटी है 10। डीलर ने आपको 10 होंडा सिटी जो है वो उसके बारे में बता दिया। तो आप जो होंडा सिटी आपने देखा, तो आपने देखा कि भाई सबसे उसमें माइलेज आपने देखी कि भाई माइलेज कितनी चली हुई है, ठीक है, और उसकी फिजिकल कंडीशन जो है वो कैसी है, उसके अलावा जो है उसका जो साउंड लेवल है वो क्या है, उसके जो इंटीरियर है वो क्या है। ये 4 फीचर आपने ले लिए, उसमें से जो मैक्स निकाला आपने वो आपकी चॉइस होगी, राइट और रॉन्ग। तो जो आप फीचर की बात कर रहे हैं वो उसका पहला फेज है। मेरा कंप्यूटर निकाल के दे रहा है कि सबसे कम माइलेज वाली, सबसे अच्छे एक्सटीरियर वाली, और सबसे अच्छे इंटीरियर वाली, और सबसे लो साउंड, इंजन साउंड वाली गाड़ी जो है वो कौन सी है, जो उसने निकाल के दी है। ये मेरा डिसीजन है, किस बेस पे निकाल के दी है वो मेरे फीचर्स है, राइट और रॉन्ग। अभी अपने जहन से बाकी मशीन लर्निंग निकाल दो, वो सब के सब दोबारा यहाँ पर आ जाएगी। अब किसी को यहाँ पर कोई सवाल करना है कार के हिसाब से तो वो कर ले। हाँ भाई, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा आपका, क्या क्या चीजें चेक करेंगे अगर कोई गाड़ी खरीदनी है आपको? तो प्राइस, माइलेज। प्राइस तो मेरे 1.2 मिलियन है ना। चलो मैं इसको यहाँ पर उसकी ओवरऑल कंडीशन क्या है? देखो आप ओवरऑल कहते हैं ना, ये बड़ी अच्छी बात है, ये आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए सही करा रहा हूँ कि आपको मशीन लर्निंग के भाई देखो ओवरऑल कंडीशन जो है, इसका मतलब है कि आप बहुत सारी कंडीशंस को लेकर उनका एवरेज निकाल रहे हैं या मैक्स निकाल रहे हैं। सही है, मतलब एक आदमी ने जो है वो आप ये बिल्कुल जरूरत हो सकती है, लेकिन जब ओवरऑल कंडीशन की बात करेंगे इसका मतलब है आपने किसी से कैलकुलेशन कर ली है या कराई है। सही, मतलब बॉडी कंडीशन है ना। अब यहाँ पर जो है मैं एक्सटीरियर कंडीशन देखूंगा, मैंने मेरी कोशिश है कि मैं डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करूं ताकि मुझे समझने में आसानी हो। ठीक है, कलर देखेंगे, मॉडल देखेंगे, इंजन कंडीशन, ठीक है। एक्सीडेंटल तो नहीं है, वो एक्सटीरियर कंडीशन में आ जाएगा ना, और कलर कंडीशन में आ जाएगा, और इंजन नॉइज जो है। 0 मीटर देखेंगे सर। 0 मीटर देख नहीं सकते ना। अच्छा सॉरी, पूछिए। 12 लाख रुपए की सर एयर कंडीशन गाड़ी का। इंटरनल कंडीशन देखेंगे आप। इंटरनल में इंजन आ गया ना, मैंने अलग कर दिया ना इंटीरियर सर। सीट्स वगैरह की कंडीशन, हाँ वो इंटीरियर में आ हमारे लिए गया। इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंटीरियर कंडीशन में वैसे आ गया है, लेकिन सीट का आपको पता है कि कोई शख्स जो है वो सीट अच्छी करके भी हमें खराब गाड़ी बेच सकता है। यस सर, सही है। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे क्राइटेरिया हैं जिनकी बेस के ऊपर हम इसके अंदर हमारे पास हमारी कोशिश होगी कि हम सबसे ज्यादा जो है वो अच्छी चीजें चेक करें। अब मुझे ये सवाल करना है, व्हाट इज गुड?
सर जिसमें डीजल या पेट्रोल कम लगता हो, गैस कम लगती हो, वो सबसे ज्यादा अच्छा, करे। अब यहाँ पे देखें व्हाट इज गुड इन प्राइस। प्राइस में अच्छा क्या है? कीमत कम हो। मैक्स और मिन, कम या ज्यादा? कम, मिनिमम। ठीक है, इसी तरह मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि भाई माइलेज के अंदर क्या है, मिन और मैक्स? कम माइलेज हो या ज्यादा हो? सर ये माइलेज एवरेज की बात कर रहे हैं आप? माइलेज का मतलब है गाड़ी कितनी मील चली गई है। मैक्स होना चाहिए। मिन होना चाहिए। मिन होना फिर चाहिए ना? एवरेज तो मैं देखा ही लिखा ही नहीं सिलेक्शन क्राइटेरिया में। हाँ, लेकिन हम देखें ना, हम एवरेज तो मजबूरी में लेते हैं ना। अगर आपको मिसाल के तौर पर एक जो है वो सोने की अंगूठी खरीदनी है, तो आप जो आपको कहीं से स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, अम्मी अब्बू भाई रिश्तेदार किसी से भी स्पॉन्सर्ड है, तो आप कितने कैरेट की लेंगी? 18 कैरेट की, यानी 18 कैरेट की, 20 कैरेट की, 22 कैरेट की या 24 कैरेट? तो वो तो जो भी मिल जाएगी। रैंक देखेंगे अपनी कि हम कितनी। नहीं, अगर आपको चारों ऑप्शन दिए जाए, मैंने आपको बोला भाई बताएं कौन से कैरेट में चाहिए आपको, तो क्या बताएंगे? 22 पे। 22 का ज्यादा होगा वो मैक्स। आप मैक्स के ऊपर गए, ठीक है ना? 22 पे सर। अब इसमें से जो है ना वो हमें यहाँ पे देखना चाहिए, जो रिजवान की जो बातें हैं वो बड़ी ही रेलेवेंट है और इससे हमें लेसन लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम अभी बात कर रहे हैं सोने की, रिजवान ने पीछे बोला डायमंड, इसका मतलब है कि रिजवान जो इसमें फीचर लाकर लेकर आना चाहे वो टोटली इररिलेवेंट है। यस सर। तो हमें इस चीज को सीखना है कि हम जो है वो इन इररिलेवेंट फीचर्स जो है इसमें नहीं डाल सकते। सही है? तो आप जब सोने की अंगूठी की बात कर रहे हैं, जब आपको कंस्ट्रेंट बता दिया, क्राइटेरिया बता दिया, अब उससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है जी, आगे मूव ऑन होते हैं। यहां तक उम्मीद है आप लोगों ने बात समझ ली होगी, इसको आप थोड़ा सा पढ़ भी लें। मैं आपको एक मिनट देता हूं 1.1.2 पढ़ने के लिए, आप लोग इसको पढ़ें जरा, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। ठीक है, और मुझे बताएं कि क्लासिकल प्रोग्रामिंग के अंदर मेरा जो एआई पैराडिम था वो क्या था? सर आपने रूल्स खुद देने थे, डेटा खुद देना था, आंसर्स उसने देने थे मशीन ने। यानी कि बाकी लोग इससे एग्री करेंगे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपके पास जो है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो क्लासिकल प्रोग्रामिंग है बेस कर रही है इस पर एक चीज के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये क्लासिकल प्रोग्रामिंग भी बनाई गई थी तो उस वक्त भी जो है असल मकसद जो था एआई ही था। सही है? यस सर। और मशीन लर्निंग के अंदर क्या हुआ, फिर हमने क्या किया? सर हमने डेटा दिया, आंसर्स खुद बताए और उसने रूल्स आपको क्रिएट करके बता दिए कि इसमें ये रूल लगेंगे। वो खुद रूल्स देखता था कि क्या रूल्स है मशीन जो। ठीक है, इस तरह आप लोग भी जो है इसको कॉपी जो है वो करते रहे।
और साथ साथ इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि आपने पढ़ा कहाँ पर है। 1.1.2 ही है ना अभी तक। ये आगे चले गए हम। तो पेज पे तो 1.2 लिखा है सर। अच्छा 1.1, हाँ ठीक है सर। ठीक है। अच्छा अब ये मुझे बताएं कि एक लाइन के अंदर आपसे पूछा जाए कि मशीन लर्निंग क्या सिस्टम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? 1.1.2 पे ही रहना है, आपकी तरफ से कुछ नहीं बताना। Sir, a machine learning system is trained rather than explicitly programmed. अच्छा अब यहाँ पे कोई आपसे सवाल करे कि भाई फिर बताओ कि एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम क्या होता है, तो क्या बताएंगे उसका? रूल्स हम खुद बनाते हैं, हार्ड कोड भी खुद लिखते हैं, इसकी जगह हम ट्रेन करते हैं। सिर्फ डेटा और आंसर देते हैं मशीन लर्निंग में, और आउटपुट खुद बताता है। मशीन लर्निंग में खुद क्या करते हैं? एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग हम रूल्स बताते हैं उसको डाटा मैनिपुलेट करने के लिए, कुछ करने के लिए। मशीन लर्निंग में ये है कि आप वो रूल्स खुद बना लेते हैं। नहीं, रूल्स हम नहीं बनाते, किसी एल्गोरिथम के थ्रू कोई रूल्स एक जो है ना जनरेट कर लेते हैं गिवन डेटा पे या आउटपुट पे। सही है। सर मशीन लर्निंग सर इन्फ्रेंस रूल्स को को फॉलो करते हुए रूल जनरेट करती है। अच्छा इसमें इस पैराग्राफ में ये तो नहीं लिखा हुआ कहीं? मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग नहीं करते आप, वाज़े तौर पे कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती, बस उसको ट्रेन डाटा दिया जाता है और आंसर्स भी दिए जाते हैं ताकि उसको पता हो। उसको लर्निंग सिस्टम कहते हैं क्योंकि वो मशीन उस ट्रेन मॉडल सिस्टम से लर्न करती है बेसिकली, इसीलिए उसको मशीन लर्निंग सिस्टम जैसे बच्चे को उसको जो है ना डाटा देते हैं और उसको बताते हैं कि इस तरह के आंसर्स जो है ना मुतवक्को हैं, तो वो उसमें से वो डाटा उसमें चूज करता है, तो दैट इज मशीन लर्निंग। तो उसमें कोई वाज़े प्रोग्रामिंग नहीं है। यस सर। मैं आपसे कह रहा था कि अभी किसी ने मुझे बताया, मैं उनके नाम यहाँ पर देख नहीं रहा होता, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं पिक कर सका। उन्होंने मुझे बताया कि जी मशीन लर्निंग को हम मुतवक्का डेटा दे देते हैं, ठीक है, मुतवक्का रिजल्ट दे देते हैं। मैं रेफर कर रहा हूँ 1.1.2 से ही, वो जो मुतवक्का डेटा है, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया है यहाँ पर इंग्लिश में? डेटा को क्या देंगे? आंसर्स कहेंगे सर। नहीं, आंसर्स से के अलावा जो रूल है, रूल, अभी हम रूल की बात कर रहे हैं ना, आंसर्स तो हमने बताए, ठीक है, उसने हमें रूल बता दिया, तो वो उस रूल को खास नाम दे रहा है 1.1.2 पर, तो वो क्या है? ट्रेनिंग डेटा। आप किताब नहीं पढ़ रहे, सिर्फ बोले जा रहे हैं सर। ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। ट्रेनिंग डेटा तो हम देंगे ना उसको, वो जो रूल हमें वापस दे रहा है उसको उसने क्या नाम दिया हुआ है? एल्गोरिथम टेस्टिंग। फिर देखो किताब पढ़ लो, मैं अभी छापूंगा तो फिर आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन ये कि देख लो, किताब देख लो, किताब के अंदर आपको 1.1.2 पर ही रहना है। सर इसमें क्लस्टरिंग एल्गोरिथम नहीं यूज होगा मशीन लर्निंग में? जब कोई बंदा आपसे सवाल करता है ना, तो आप उससे सवाल नहीं करते, पहले उसका जवाब देते हैं। तो आपने मेरे सवाल का जवाब दिया? ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि वो जो अभी कहा कि जी वो जो हमें रूल देता है, उस रूल के लिए जो है वो कैसे उस रूल को अगर हम टेक्निकल नाम देना चाहें तो वो क्या? स्टैटिस्टिकल रूल। अच्छा, लेकिन किताब में क्या लिखा हुआ है? जो मैंने स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा होगा आपको, स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर। कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा या तो कोई सवाल पूछ ले आप इस बात पर कि यार ये बात आप ये कैसे कह सकते हैं, या कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो एक्सप्लेन कर दे। सर जो डाटा जो रूल उसने खुद दरियाफ्त किया होता है लर्निंग के बाद, उनके दरमियान जो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है उन डाटा से जो रूल्स आउटपुट पे आया है, तो उसे बेसिकली वो कह रहे हैं। सर मैं एग्जांपल दूं इसकी? तलाश करते हैं। हाँ दे। सर बैच 3 जब मैंने स्टार्ट किया था तब सर कासिम की एग्जांपल है ऑन साइट क्लासेस में, तो सर ने एग्जांपल दी थी कि जब हम फेशियल रिकग्निशन की फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं
तो जब हम मैन्युअली करेंगे तो हम उसको क्लासिकल एआई में ये एग्जांपल इस तरह से आएगी कि हम उसको खुद से बताएंगे कि फॉर एग्जांपल इट्स लारेब, तो लारेब की दोनों आंखों के दरमियान का डिस्टेंस स्टैटिस्टिक्स में इतना है, उसकी आंखों और नोज़ के दरमियान का डिस्टेंस इतना है, लिप्स और नोज़ के दरमियान इतना है, उसका ओवरऑल एरिया इतना है, सब कुछ स्टैटिस्टिक्स में बताएंगे और फिर कहेंगे कि तो ये हुआ सब, तो इट इज़ लारेब। तो अगर हम मशीन लर्निंग की एक्सपेक्ट से बात करेंगे तो हम उसको सिर्फ मेरा फेस देंगे और मेरा नाम बताएंगे, तो वो जो जितने हमने डिस्टेंसेस पहले उसको क्लासिकल प्रोग्रामिंग में बताए थे, अब वो डिस्टेंसेस वो खुद जनरेट कर लेगा, मतलब कि स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर उसने मेरे फेस का खुद बना लिया। तो इट इज दैट। ज़्यादा मुझे समझ आती है इसका मतलब ये है कि वो एब्सोल्यूट्स में डील नहीं करता। मशीन लर्निंग एब्सोल्यूट्स में डील नहीं करती इसने, जिसने क्लासिकल प्रोग्रामिंग एब्सोल्यूट्स के अंदर डील करती है, रेंज ऑफ एब्सोल्यूट्स के अंदर डील करती है। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पे बेस करता है बेसिकली, वो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स नहीं होती जो हम जानते हैं या पढ़ते हैं, ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स होती है। तो डाटा का आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या है, आपस में डेविएशन है या नहीं है, कौन सा डाटा आउटलायर है, जैसे बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, रेंज में है या नहीं है, तो इनके दरमियान जो ओवरऑल रिलेशनशिप है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसी से वो रूल्स डेवलप करता है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये जो रूल्स आपने अभी बात की, रूल्स की ट्रेनिंग हम उसको करते हैं ना, कि ये रूल्स हमने खुद ही डिफाइन कर दिए हैं कि इन रूल्स पे आपने ये आंसर लर्न करना है, और आंसर यस या नो है, ये हम खुद ही उसको ट्रेन करेंगे। पहले रूल्स नहीं बताएंगे हम। रूल्स हम खुद सेट नहीं करते। रूल्स जो है ना मशीन लर्निंग आपके जो आंसर्स हैं वो आपके रूल्स ही होंगे ना? नहीं, रूल नहीं। आंसर तो आपके जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मुतवक्का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो है। रूल्स ऐसी चीज है जिसके बेस पे। अच्छा आप मेरी बात सुनो ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप जो है वो दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक मिक्स कर रहे हैं ऑटो रूल्स को और आउटपुट को, सही है। जैसे लारेब ने बताया कि लारेब ने क्या किया कि आपको रूल बताए। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। आप लोगों में से कितने लोगों ने जो है वो मेरे जो चौकीदार हैं जरीन खान को देखा हुआ है? ठीक है, किसी ने भी नहीं देखा होगा डेफिनेटली। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार वो मेरा चौकीदार है, आपको उसको जाकर 50 रुपए देने, सही है। और मुझे जो है वो मेरे पास उसकी कोई तस्वीर भी नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, कैसे बताऊंगा कि मेरा चौकीदार को कैसे पहचानेंगे आप? सब पिक्चर दिखाएंगे। आपके गेट पे खड़ा होगा, आप उसकी कुछ निशानियां बताएंगे, लाइक दैट आईज। क्या क्या निशानियां? मसलन ये कलर बताएंगे, उसका हाइट बता देंगे, उसकी ड्रेसिंग सेंस, इसके अलावा उसका हेयर स्टाइल हो जाएगा, उसकी बोलने का अंदाज, दाढ़ी वगैरह, मूंछें वगैरह। हाँ बिल्कुल सही। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार मेरा जो चौकीदार है वो असल में चाइनीज है और वो चाइना में रहता है, और उसको जाकर आप मुझे कुछ पैसे देकर आ जाए। अब मुझे क्या बताना है? आप तो उसका हुलिया बताएंगे आप? चाइना में कौन सी प्रोविंस में रहता है? लोकेशन प्रीवियस मैंने सिटी बता दिया कि जी आपको बीजिंग में जाकर वो आपको मिलेगा एक शॉपिंग मॉल में, वहां पर आपको बताना है। मैं यहाँ पर असल में आपको कंस्ट्रेंट बताना चाह रहा था कि भाई आप यहाँ पे आपको बोलूंगा कि यार उसका कलर जो है वो काला होगा, तो वो बड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे चाइनीज के कलर और उनकी हाइट और उनकी आंखें और काफी मिलती जुलती होती है ना, तो मुझे आपको बड़े स्पेसिफिक फीचर बताने पड़ेंगे। तो इसी तरह जैसे आपने कहा कि भाई मेरा चौकीदार यहाँ पर भी है, तो मैं उसको बताऊंगा यार मेरा चौकीदार है। तो भाई ने बिल्कुल सही बताया कि यार वो जो है ना वो उसकी एक डार्क कलर का मूंछों वाला और उसकी छोटी छोटी आंखें हैं, छोटा कद है, ये सब। अब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ये क्या है? ये आउटपुट नहीं है, ये एक स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको। यस सर, सही है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, रूल। अब आप क्या करोगे, ये मैंने रूल लेके जाओगे और वहां पर हर किसी से मैच करोगे। मैंने आपको बताया कि एक बंदा होगा, उसकी 5 फीट उसकी हाइट है, ठीक है, और मोटा सा है वो,
सही है, और उसकी जो है ना वो छोटी छोटी मूछें हैं और छोटे छोटे बाल हैं। अब आप क्या करोगे कि ये मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया है, ये स्ट्रक्चर आप वहां पे जाके जो 15-20 लोग आपको नजर आएंगे उन सबसे मैच करोगे। जो सबसे ज्यादा मैच कर रहा होगा वो बंदा पकड़ के ले आओगे। राइट और रॉन्ग? जी यस सर। है ना? अब इसमें नुकसान गलती क्या हो सकती है? तो सर रिजेंबल्ड बंदे काफी सारे आ जाएंगे। रिजेंबलेंस इसमें ये पॉसिबल हो सकता है कि आपने जो बंदा चूज किया हो सकता है वो असल बंदा ना हो। जैसे मूवीज में होता है ना, पुलिस वाले गलत बंदे को पकड़ के ले आते हैं ना, उनको बताया जाता है वो गलत बंदा पकड़। क्यों? क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर कह रहे हैं, वो जो स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर जो है वो किसी और के साथ ज्यादा मैच कर जाता है। इसीलिए मशीन लर्निंग का जो आउटपुट होता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मैं खामोश हो जाता हूँ। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रिडिक्शन कहते हैं। दिस इज नॉट द एक्यूरेट आउटपुट। यस सर। लेकिन सर हम मशीन लर्निंग में तो पिक्चर दिखाएंगे और बताएंगे ये नाम है इसका, बस। ऐसा तो नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते, ऐसा थोड़ी करते। मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। हाँ, हम जो है, मैं पहले इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूं। हम जैसे अभी लारेब ने बात की थी, उसमें सिर्फ एक मिस्टेक थी कि हमने और आप लोगों ने सबने ये अज्यूम कर लिया कि मैं सिर्फ लारेब की एक पिक्चर दूंगा। ठीक है, मुझे जो है वो 50 लोगों की 10-10 पिक्चर्स देनी पड़ेंगी, उसमें लारेब की भी 10 पिक्चर्स होंगी, तब वो लारेब को अलग से आइडेंटिफाई करेगा। अगर मैं सारी पिक्चर्स लारेब को दे दूं, लारेब की ही दे दूं उसको, मतलब मैंने लारेब की 50 पिक्चर्स दे दी और अब मैंने कहा कि यार उसको एक पिक्चर दी कि मुझे बताओ कि ये लारेब है या नहीं है, तो वो उसकी समझ में नहीं आएगा। सर लेकिन हमें जब क्वार्टर 1 में पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि आप कैट की पिक्चर देंगे, उसका नाम बता देंगे, बाकी वो जो दूसरी पिक्चर दिखेगा एक पिक्चर देंगे, एक पिक्चर देंगे। नो 10,000 देंगे ना। तो आप यहाँ पे पिक्चर कह रही हैं, पिक्चर्स क्या है? पिक्चर्स एस लगा है। कैट की पिक्चर्स जब देंगे हम तो उनके नाम साथ बताएंगे इसकी कि कैट है, और बाकी को हम मैं आपको ये बता रहा था, मैं आपकी बात से यहाँ पर अग्री कर रहा हूँ कि आपको कैट की एक नहीं 1000 पिक्चर्स देनी है कैट की। सही है, एक ही कैट की एक ही जैसी 1000 पिक्चर नहीं देंगी, एक ही कैट की अलग अलग 1000 पिक्चर देंगी। सही है। इसके अलावा अगर आप उसको ये बताना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं मुझसे, जैसे मुझसे, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मुझसे आप पूछना चाहते हैं कि ये बताएं कि ये बिल्ली है या कुत्ता है, तो मुझे कुत्ते की भी पिक्चर्स देनी पड़ेंगी और बिल्ली की भी देनी पड़ेगी। अगर मुझे सारी की सारी बिल्ली की ही पिक्चर्स दे देंगे और मुझसे पूछेंगे कि बेटा बताओ ये बिल्ली है या कुत्ता है, तो मैंने तो कभी कुत्ता देखा हुआ ही नहीं, मैं कैसे बताऊंगा कि बिल्ली है या कुत्ता है? मैं तो उसको लगे अगर कुत्ते की भी पिक्चर देंगे मैं बोलूंगा ये अजीब किस्म की बिल्ली है, क्योंकि मैं तो जिंदगी में बिल्ली देखी ना। सब वो कहने का नो कैट नहीं है, कैसे कह सकता है? उसको तो पता ही नहीं, उसके सामने कोई एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा मुझे मिसाल के तौर पे इसकी आसान एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा जो है पाकिस्तान के अंदर, एक बच्चा है, उसको आपने क्रिकेट की बॉलें दिखाई हैं आपको, मतलब क्रिकेट की जो बॉल होती है ना, पता है ना आपको कैसी होती है? यस सर, दिखा भी देता हूँ मैं आपको। सर जैसे छोटा बच्चा नई नई चीजें सीखता है वैसे एआई भी। अब जैसे क्रिकेट की बॉल है, सही है, यस सर, ये सब क्रिकेट की बॉल है ना। आपने एक बच्चे को ये बताया कि ये सब क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, ठीक है। अब उसके अंदर अचानक जो है वो आपने इस बच्चे को बताया कि अच्छा बताओ ये किस चीज की बॉल है, और उसने आपने आज तक उसको ये नहीं बताया कि यार ये टेनिस की बॉल, टेनिस भी कोई गेम होता है या टेनिस की भी बॉल होती है कोई, तो वो ये बोलेगा कि ये भी क्रिकेट की बॉल है, ये अजीब सी लग रही है लेकिन है ये क्रिकेट की बॉल। यस सर, सही है ना? क्यों? क्योंकि कभी आपने उसको ये नहीं बताया। हाँ, लेकिन अगर आपने एक बच्चे को बताया कि भाई देखो ये टेनिस की बॉल्स है, ये क्रिकेट की बॉल्स है, अब मुझे बताओ कि इसमें से टेनिस की बॉल कौन सी है, तो वो बता देगा। यस सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको डेटा जो है वो देते हुए आपको सारी चीजें देनी, तो स्ट्रक्चर्स आपको खैर हम पता है। दूसरे आपको एग्जांपल दे रहा था कोई, आप तो दे दे। मैं ये देना चाह रहा था कि जैसे एक मशीन को ट्रेन करना है, डिस्कशन से बोर हो रहे हो वो 1.1.2 पढ़ते रहे ताकि मैं अगला सवाल उनसे कर सकूं। हाँ जी, आप बोलें, सॉरी। मैं ये कह रहा था कि जैसे एक मशीन को ट्रेन करना हो कि डिफरेंशिएट करना है बिटवीन स्ट्रॉबेरीज एंड टोमेटोज, उनको अलग-अलग करना है, तो उसको स्ट्रॉबेरीज की भी पिक्चर्स बहुत सारी देके और टोमेटोज की भी पिक्चर्स बहुत सारी देके
फिर उसको वो ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद वो मशीन सॉर्टिंग कर सकती है बिटवीन द। और मेरा ये सवाल है कि अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्ट्रॉबेरी की ही पिक्चर्स हों और मैं टोमेटो की पिक्चर्स नहीं दूं, तो क्या वो कर लेगा? नहीं कर सकेगा। बाकी लोग एग्री हैं इस बात पर? कुछ तो करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रॉबेरी और टमाटर का कलर अगर दोनों का रेड होगा तो रिजेम्बलेंस होगी उसके अंदर। लेकिन सर शेप भी तो देखिएगा। हाँ देखो बात ये है, मैं इसकी एग्जांपल देता वो हूँ। शेप को किसी और से कंपेयर करेगा तो बताएगा ना ये शेप डिफरेंट है। अच्छा मैं इसको एक और एग्जांपल इजी कर देता हूँ ना। आपने क्या किया कि दो क्लासिफिकेशन कराई, एक कराई कुत्ते की और एक बिल्ली की, सही है। अब आपने बीच में रख दिया चूहा। अब मुझे बताएं कि आपका सिस्टम जो है चूहे को क्या करेगा, बिल्ली बताएगा या कुत्ता बताएगा या चूहा भी बता देगा? और आपने चूहे की कोई ट्रेनिंग नहीं कराई, अब क्या होगा? चूहा तो नहीं बताएगा, वो दोनों में से किसी को बताएगा। नहीं, अननोन भी नहीं बताएगा। सर वो उसकी थोड़ी सी प्रिडिक्ट कर सकता है, लाइक जिस तरह बिल्ली की मूछें होती है तो चूहे की भी होती हैं, ठीक ना सर? वो उसकी रिजेम्बलेंस कुछ ना कुछ देगा, लेकिन किसके साथ देगा, कुत्ते के साथ या बिल्ली के साथ? सर वो डेफिनेटली बिल्ली के साथ देगा। बिल्ली के साथ देगा। बिल्ली। हाँ, अब मैं उसको कोई भी जानवर दूंगा ना, वो या तो उससे कुत्ते से मैच करेगा या बिल्ली से। मिसाल के तौर पर मैं उसको जो है वो भालू दे देता हूँ, तो वो या तो बिल्ली से मैच कर देगा कुत्ते से। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता वो बोले ना तो ये कुत्ता है ना तो ये बिल्ली है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी ट्रेनिंग ऐसी कराई है, सही है। मिसाल के तौर पर उर्दू है, उर्दू के अंदर जो है मैं आपको उर्दू पढ़ाते पढ़ाते अचानक मैं जो है वो आपको अरबी का लफ्ज बगैर आराब के दे दूं और बच्चे से बोलूं भाई बताओ ये कौन सी जबान है। बच्चे को नहीं पता, उसने कभी अरबी नहीं पढ़ी, तो वो हमेशा उसको उर्दू ही समझेगा। या इंग्लिश का लफ्ज भी उर्दू में लिख के दूं, जो उसको ये नहीं पता कि यार ये क्या चीज है ना। या तो ये है कि वो उसकी प्रेडिक्शन ही नहीं करेगा ना, मतलब उसके बारे में वो 0 दे देगा। लेकिन अब मसला है जहां पर प्रोबेबिलिटी होती है ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको जो है वो 4 वर्ड आपको दूं और उसमें से एक वर्ड जर्मनी का हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, आप कुछ ना कुछ उस पर लगा ही दोगे ना। क्या ख्याल है? यस सर, लेकिन सर ये भी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि इतनी चीजों का आप ना पहले ट्रेनिंग लेंगे। ये बड़ी अच्छी, लेकिन देखो ये बहस बड़ी जबरदस्त है। हमारे पास क्या होता है कि हम सब कोड वोड पढ़ लेते हैं, हम क्या करते हैं किताब नहीं पढ़ते। किताब पढ़ते भी हैं तो उसमें से कोड पढ़ लेते हैं, हेडिंग पढ़ लेते हैं, उसके अंदर की इनसाइट नहीं देखते। इसके नतीजे में क्या होता है कि हमें कोडिंग तो सारी आ जाती है लेकिन समझ में नहीं आता कि हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। हमें यही नहीं पता होगा कि इस सिचुएशन में ये काम होगा या नहीं होगा। जब उनको ये बताया जाता है कि भाई ये वाला काम जो है ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो वो उसमें परेशान हो जाते हैं और गलत तरीकों से काम करना शुरू कर देते हैं ना। मिसाल के तौर पर आप जो है वो डेटा, आपको ये पता करना है कि जी आपको क्लासिफिकेशन करनी है, तो आपको पता है आप आगे जाके ये पढ़ेंगे भी और शायद अपने क्वार्टर 1 में भी पढ़ा होगा कि क्लासिफिकेशन कभी भी कम से कम बाइनरी होती है। 2 चीजों में से एक को चूज करना होता है, इससे कम पे होती नहीं है। ये नहीं आप जाके ढूंढ ले, बूलियन भी तो होती है। यस सर, यस सर। बूलियन बाइनरी को ही कहते हैं ना। यस सर, ट्रू फॉल्स। तो बूलियन होती है या इक्वल्स होती है? भाई मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि बूलियन बाइनरी को ही कहते हैं। मैंने जो कहा है ना कम से कम बाइनरी होती है, मतलब 2 चीजों के दरमियान होती है ना। यस सर ये इसमें एक क्वेश्चन था। हाँ। सर देखें जैसे वो आपने बोला कि कुत्ता और बिल्ली है और उनके दरमियान चूहा आ जाए, तो लेकिन वो इतना परसेंटेज के साथ भी प्रिडिक्शन करके बता सकता है ना कि इतने परसेंट ये इसमें प्रिडिक्शन आ रही है, इससे क्लास से इतने परसेंटेज क्लास है। हाँ, लेकिन बात यह है कि वो 2 के दरमियान ही बताएगा, वो इसके लिए कोई अलग क्लास नहीं बना रहा। यस सर, सही है ना। ये चीज आपको याद रखनी है कि वो एक नई क्लास नहीं क्रिएट कर देगा, मतलब वो ह्यूमन नहीं है। तो ह्यूमन भी ऐसे मामले में फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो जो बेचारा जो है वो ह्यूमन नहीं है। तो इस बात को ख्याल रखना है आपको। सर बेसिकली ना जितने भी ये सारे इसलिए से कंफ्यूज हो रहे हैं कि शायद जो मशीन है कि उसने कोई चीज को प्रिडिक्ट करना है तो 100% प्रिडिक्ट कर देना है, ऐसा नहीं है। अब उसकी मतलब मैंने 10 बिल्लियां 10 चूहे और 10 डॉग दे दिए हैं, ठीक है ना, वो इसलिए से प्रिडिक्ट करेगा, वो उसकी एक्यूरेसी 90% बता देगा, 10% उसके अंदर गलती रहेगी, उससे ये हमें पता चल जाएगा।
गलती की बात नहीं है, हम कभी जो है ना अपनी स्कोप की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी किसी को बताया हुआ है, मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ ना, मैंने एक बच्चों को, बच्चे अक्सर देखते रहते हैं कि भाई चूहा है, बिल्ली है, कुत्ते, ये हमारे सामने होते हैं ना, होते हैं ना। जी जी सर। अच्छा, लेकिन इसके दरमियान में अगर फर्ज करें एक बच्चा न्योला देख ले, तो उसको नहीं पता कि ये न्योला है, तो वो उसको किस में मैप करेगा? हम आमतौर पे जो मेरे घर से मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे घर के बाहर जो है, हाँ मतलब वो उससे चूहे से मैच कर देगा, जबकि वो चूहा नहीं है। इसी तरह अगर वो सांप देख लेगा तो किससे मैप करेगा? क्योंकि आजकल जैसे शहरी इलाकों में बच्चों ने सांप अगर तस्वीर में भी नहीं देखे तो वो क्या करेगा? सांप को जो है वो भी चूहे से या बिल्ली से मैप करेगा, लेकिन यहाँ पर जो उसका स्कोर होगा वो बड़ा वियर्ड होगा। यस सर। लेकिन वो उसकी रिप्रेजेंटेशन बड़ी खराब देगा, लेकिन वो देगा जरूर। मतलब उसके पास जो आपने जिस चीज के ऊपर ट्रेनिंग दी है, वो ट्रेनिंग जो है वो उसी में से जो है वो आ जाएगी। यस सर, उसी में से प्रेडिक्ट। हाँ, तो प्रेडिक्शन जो है वो आपकी जो है वो बहुत ही, यानी अगर दो कॉलम को मर्ज करना हो तो कैसे करते हैं, क्या करके, क्या क्या इसका टेक्निक है? मर्ज सर फॉर्मेट के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, वो सही चला गया, थैंक यू। तो अब इसके अंदर ये है कि अगर इफ यू विश टू ऑटोमेट अ टास्क ऑफ tagging your vacation pictures, you could represent a machine learning system with many example of pictures already tagged by human. देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो है ये आपको पहले से आपको ये करके देना पड़ेगा। The system should learn statistical rules for associating specific pictures of two specific tags. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखिए, इस तरह आपको माइनर चीजों को पढ़ के समझना है कि आपको जो चीज मिल रहा है, आपको रूल नहीं मिल रहे। यहाँ पे बताऊं, सर एक बार ऐसे सिंपल वर्ड्स में बता दें आप। सिंपल वर्ड ये है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो रूल मिलता है वो स्टैटिस्टिकल रूल होता है, रूल नहीं होता। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने शायद ये कभी किसी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में या एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में या शायद क्लास में भी किया हो कि मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 10, 20, 30, 40, 50, 60, अगला नंबर बताओ क्या होगा? 70। ये मैंने आउटपुट बताया आपने। ये मुझे क्या बताया? आउटपुट। अब मैं पूछता हूँ रूल बताओ, तो रूल क्या है? 10-10 का गैप है सर। 10-10 का गैप है। अभी जो 10-10 का गैप है, जिसको हम इंटरवल कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो वो जो 10 का इंटरवल है, ये एक स्टैटिकल रूल है जिसने मुझे बताया कि भाई इस डेटा को अंदर जो है वो 10 का रूल निकाल रहा है। अब ये रूल निकाला कैसे मैंने? अब पिछले प्रीवियस डाटा का ट्रेंड चेक करके। हाँ, कैसे किया? मैंने क्या किया, इसमें से 20 में से माइनस किया 10 को, मेरे पास आंसर कितना आया? 10। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने इसमें से फिर 30 में से माइनस किया 20 को, फिर मेरे पास 10 आ गया। अब मेरे पास सारे 10 थे, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एवरेज भी अगर ले लूं, यानी कि मीन ले लूं, तो मेरे पास 10 ही आ जाएगा। लेकिन सब क्योंकि यहाँ पर सिमिलर है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। मैं अगर यहाँ करता हूँ कि यार 10, 15, 30, 40, चलो 40 कर लेते हैं, 50, 60, 80, 100, 110, अब मुझे अगला रूट नंबर बताओ, तो आप क्या बताओगे? आप हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, चलो ठीक है। हाँ भाई, अब आप क्या बताओगे और कैसे बताओगे? फर्स्ट में आपने 5 चलो मैं गैप दे देता हूं, 5 का गैप है।
5 का है शायद। उसके बाद आप अपना जो है ना वो ब्रेक नहीं कर, पॉज नहीं कर सके माइक ना। अच्छा हाँ बोले। पहले में चलो 15 का हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इसके दरमियान में जो है वो 5 है। तीन, आप अपना माइक क्लोज कर दें भाई, ठीक है। यहाँ पर कितने का हो गया भाई? 25 का हो गया सर इसमें कोई रूल निकालना मुश्किल है। 10। ये 10 आ लेकिन अब जाएगा। निकालना तो है, वरना आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यस सर। इसके बाद 20 का आ गया। 30। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे भी 20 है ना? यस सर। फिर उसके बाद 3 आ गया। 0 है, 0 आएगा। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 20 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? तो 10 है, 20। हाँ सॉरी 10 है। अब आप क्या करेंगे? सर फिर आप 140 आ जाएगा। फिर अगर आप निकालना चाहें तो फिर आप 140 को 140 अगला नंबर आ सकता है। नो सर, ये आपने किस बेस पे निकाला मुझे ये बताएं। आपने 10 के बाद सर इसको निकाला है 40 और 50 के डिफरेंस से। यस तो फिर आगे 20 और 50 के डिफरेंस से क्यों निकाला? सर क्योंकि 10 और 15 के दरमियान कोई रेगुलरिटी नहीं है, वो रिपीटेशन कुछ भी नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन ये 10-10 जैसे ही आया तो ये कम से कम समझ में आता है कि 40, 50 और 60 के दरमियान ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो रिपीटेशन पैटर्न्स आपको हेल्प करेंगे, हो सकता है सीक्वेंस बिल्ड अप करने में। ये एक वन ऑफ द इसमें जो आप रिपीटेशन की बात कर रहे थे, आपने जो रिपीटेशन की बात की है इसके अंदर, उसको स्टैटिस्टिकल में क्या कहते हैं आपको पता है? एक वो वाला भी एवरेज होता है जो रिपीटेशन के ऊपर बेस करता है। एक तो मीन होता है, एक तो मीन होता है जी, मीडियन, मीन, मीडियन, मोड, ये तीन तो मशहूर हैं सर। मोड है, मीडियन है, क्या है ये? ये क्या है? मीडियन आपने जो मुझे ये मोड मीडियन कहेंगे, मीडियन मोड सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो मुझे जो भी बात बताएंगे इन तीनों में से एक चीज ही बताना चाह रहे हैं ना भाई। कोई बोलेगा यार ऐसा करो, इनको सबको जो है ना सम करो और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दो, तो वो क्या निकल जाएगा? मीन निकल जाएगा, सही है। और आप बोलोगे यार इसकी बीच की इनको सॉर्ट ऑर्डर में कर लो, बीच की निकाल लो। एक ने कहा भाई नहीं, इसमें देखो कौन सी चीज ज्यादा रिपीट हो रही है उसके हिसाब से निकाल दो। तो अब तीनों चीजों के अंदर जो आप जो मुझे आंसर दे रहे हैं या रूल बता रहे हैं, वो रूल क्या है? स्टैटिस्टिकल रूल है। यस सर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन तीनों के अलावा भी तो हो सकता है। हाँ, इन तीनों के अलावा भी कर सकते हैं। क्या हो सकता है मुझे बताएं, कोई रूल बताएं ना। नहीं सर, फिलहाल तो मोड ही है। हाँ इस वक्त सर मोड में से एक दफा बता दें क्या है? मोड जो सबसे ज्यादा अपीयर होता है सीक्वेंस में, सबसे ज्यादा अपीयर होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा ठीक है। तो इसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि अगला नंबर जो है वो 130 होगा क्योंकि 10 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। हाँ नो सर, मैं कह रहा हूँ 140 होगा सर, 140 होगा। 100 रुपीस 100 रिपीट हो रहे हैं डिफरेंस है सर, 140 आएगा। 10 के बाद दिखा है ना, 10 के बाद 20 आ रहा है और 20 का गैप बता रहे हैं आपको, तो 140 आएगा ना। यस सर। हाँ लेकिन इसमें देखें, अगर आप इसमें से आप इसके और इसके बीच वाली कोई चीज ढूंढने चाह रहे हैं, क्योंकि आप अभी देखें कि इसके अंदर जो है ना वो रिपीटेशन सबसे ज्यादा 10 की हो रही है, उससे कम 20 की हो रही है। शायद आप मीडियन की तरफ है क्योंकि आपने क्या किया, इस डेटा को सॉर्ट किया है। अगर थोड़ा डाटा और मिलेगा सीक्वेंस में तो फिर हो सकता है मीडियन की तरफ जाए। ठीक है, चले ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये वाली बात उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यस सर। फजी लॉजिक की तरफ जाना पड़ेगा। फजी लॉजिक की तरफ ही चले गए हैं, ठीक है। और उसकी एग्जांपल जो है वो क्या है हमारे पास, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और वो ये ट्रेंड जो है वो कब ज़्यादा सही है। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? यस सर।
अच्छा देखिए, इसके अंदर अक्सर लोग बोलते हैं यार हम इसका मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स का या डेटा साइंस का क्या रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप भी लिखा हुआ है। ये भी इसकी एग्जांपल्स भी जहां पे लिखी हुई है। यहाँ तो कोई सवाल करना चाहें? नो सर। नहीं सर, अब सही है। सर अगर बताना चाहे तो बता दें। जैसे आप इसमें बेसियन एनालिसिस अगर आप करने जाएंगे तो वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सर आपकी आवाज नहीं आई मुझे, थोड़ी सी आवाज पर मेरा ये सवाल है आपसे कि मुझे ये बताएं कि कोई स्टैटिकल इसमें लिखा हुआ है किताब में कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है, मिसाल के तौर पर बेसियन एनालिसिस क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि मशीन लर्निंग डील्स विद लार्जर डेटा सेट और बेसिक एल्गोरिथम प्रोबेबिलिटी पे डील कर रहा होता है, प्रोबेबिलिटी पे, और प्रोबेबिलिटी हम सही तरह एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। असल में बात ये होती है कि जो प्रोबेबिलिटी एक तो होती है प्रोबेबिलिटी, एक होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जी ठीक है, जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं जिसका सम 1 के बराबर होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं स्टैट्स में? किसी को पता है? ये वाली ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसके अंदर आप अपने सारे एलिमेंट्स को एक एक कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी देते हो, लेकिन जब उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम निकालोगे तो वो 1 के बराबर होता है। इस चीज को स्टैट्स क्या कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मलाइजेशन। हाँ, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये इसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिसके अंदर आपने हर किसी को एक प्रोबेबिलिटी दी। यहाँ पे मेरे पास 10 लोग हैं, मैंने 10 को प्रोबेबिलिटी दी, किसी को 5.4 दी, किसी को 0.3 दी, किसी को 0.2 दी, बट इनका सम जो है वो 1 होना चाहिए। 1 से बड़ा होगा तो ये वाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाएगी। शायद बेसियन एनालिसिस यही कहता है, चेक करना इसको। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि मेरे पास जो है वो इमेजेस जो हैं, अगर मेरे पास जो इमेजेस का डेटा है, सही है, जो पिक्सेल्स हैं उसमें कितने पिक्सेल्स हैं आपके पास? टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पिक्सेल्स। तो वहां पर जो है ये जो स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है वो इतने ज्यादा इनके अंदर डिस्टेंस कम हो जाएगा कि इसके ऊपर एनालिसिस करना मसला हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको? मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 रुपए हैं और मुझे 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो एक बंदे को कितने पैसे मिलेंगे? बहुत कम। कितने? 10 रुपीस से 100 लोग हैं। यस सर। एक बंदे को कितने मिलेंगे? 0.1 रुपीस। 0.1 रुपीस, ठीक है। और अगर 1000 बंदे को देने हैं तो 0.01, ठीक है। और 10,000 लोगों को देने हैं तो 0.001। अगर 1 बिलियन को देने तो 0.00001। अभी जो 0.0000 जाके देखो 1 आ रहा है ना, अब ये कैलकुलेशन वाइज या आउटपुट क्रिएशन वाइज या डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा लेस सिग्निफिकेंट हो गया है। यू गॉट माय आइडिया? तो आपके पास जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, वो नॉर्मली तौर पर एक डेटा की समरी के ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन जब उनको रॉ डेटा दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा हो तो वो उसके अंदर अच्छा काम नहीं कर पाते। वहां पर फिर आपको मूव होना पड़ता है फ्रॉम डेटा साइंस फ्रॉम स्टैट्स टू मशीन लर्निंग।
अब मेरा ये सवाल है, ये एक जेनेटिक सर्च का एल्गोरिथम है, अबे यार तो ये अनीस के पीछे पड़े हुए, ये आप लोग भी जाकर देखें और मुझे बताएं ये जेनेटिक सर्च का जो एल्गोरिथम है, क्या ये मशीन लर्निंग है या नहीं है, यह बताना है आप लोग। मैं पोल क्लियर कर रहा हूं ताकि आप लोगों से ज्यादा बेहतर इनपुट ले सकूं। आप लोगों को ये बताना है कि ये जो सही है। अभी मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, सही से पढ़ ले ताकि फिर सही से पढ़ ले। मैं आप लोगों के साथ में पोल शेयर कर रहा हूं। सर इसमें पिछला डाटा जो है नेक्स्ट आइटरेशन में यूज हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये मशीन लर्निंग के लिए ही यूज होता होगा। आप देख लें हमें रूल क्या कह रहे हैं और आपने अपना एक नई चीज निकाली है। मैं आप पोल कर देता हूं, पोल आपके पास आ गया है और आप मुझे बताएं कि इस जेनेटिक एल्गोरिथम इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। विकिपीडिया पे जाके पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, बाद में ऐसा ना हो कि आपको कुछ गड़बड़ लगे। सर अगर पोल हट जाए तो हम पढ़ ले, फिर हम खुद सर्च करेंगे। अपने पास खोल लो ना विकिपीडिया के ऊपर। यस सर। विकिपीडिया खोल लो या देख लो उस पे, विकिपीडिया पे जाकर जेनेटिक एल्गोरिथम का पढ़ लो और देखो कि दोबारा मैंने पोल लॉन्च किया क्योंकि लोगों ने पढ़ा नहीं था सही से, तो इसलिए पढ़ने के बाद जो है आप पोल जो है वो उसको रिजल्ट दें। ठीक है, मैं पोलिंग फिर एंड कर रहा हूं एक बार फिर, क्योंकि और मैंने ये रिजल्ट भी शेयर कर दिए, लेकिन मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैंने दोबारा शेयर किया है ये पोल, पहले इसको पढ़ लें और फिर मुझे बताएं।
हाँ भाई, इसको खत्म कर देते हैं और अब इसे 80 में से 32 लोगों ने पोल किया। भाई जल्दी जल्दी पोल करो यार। सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। मैं कह रहा था कि जल्दी जल्दी पोलिंग करें। अभी तक 40 लोगों ने पोल किया है मुझे, और कुछ लोग जो हैं वो अगर हाँ भाई 40 लोगों ने पोल ही नहीं किया। कहाँ हैं वो लोग सबको? जल्दी जल्दी पोल कर रहे हैं। मैं पोल एंड कर रहा हूँ, ठीक है? सर ये क्लास हमारी 11 बजे ख़त्म हो जाएगी या थोड़ा चलेगी? आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो 9 बजे से पहले से बैठा हूँ, तो 11 के बाद मेरी दूसरी एंगेजमेंट है। ठीक है, आप 11 बजे ड्रॉप ऑफ कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे 11:10 तक क्लास को खत्म कर दें। सब 5-10 मिनट चल सकता है, कोई मसला नहीं। ठीक है, क्या करूँ, एंड कर दूं भाई? बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है पोल करने में। जल्दी जल्दी मार दो, तुक्के लगा दो। मुसलमानों वो क्या है, मुसलमानों तुक्के लगाओ। सर अगर तुक्के लगाएंगे तो वो फिर प्रेडिक्शन ही होगी सिंपली। हाँ, तो अब आप मुझे बताएं, आपको इसमें आप बताएं, आपने अभी तक पोल में यस किया या नो किया? सर मैंने यस किया है, क्योंकि ये स्कॉलस्टिक एल्गोरिथम है बेसिकली, जो कि ये बताता है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लेकिन क्या ये हमारे डेटा से कुछ रूल लर्न करता है या इसके अपने बनाए हुए रूल है? सर ये ट्रेनिंग डेटा से रूल लर्न करता है। नहीं सर ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे? मतलब हम रीइंफोर्समेंट में क्यों चले गए यार? बेसिक पे रहो ना। मुझे ये बताओ कि क्या ये जो एल्गोरिथम है ये इसके अंदर जो है वो प्री डिफाइंड सेट ऑफ, ये एक सर्चिंग एल्गोरिथम है ना? ये जो सर्चिंग एल्गोरिथम है ये जो है ये क्या हमें रूल निकाल के देता है या सर्च करके देता है? सबसे पहले तो ये देखें। ठीक है, ये तो ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है बेसिकली। सर ये बिल्कुल ऑप्टिमाइजेशन है, लेकिन इसके अंदर जो सर्चिंग हो रही है बिल्कुल सही हो रही है, लेकिन इसके अंदर ये डेटा से कोई रूल एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये आपसे डेटा लेता है और उसमें से जो बेस्ट फिट होता है वो आपको निकाल के दे देता है। और इस बेस्ट फिट के लिए जो रूल है वो हार्ड कोडेड फिक्स्ड है। यस सर, एल्गोरिथम एक स्टैटिक रूल होता है। सिंबॉलिक एआई तो हो सकता है, लेकिन ये मशीन लर्निंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके डेटा में से कोई आपको रूल निकाल के नहीं दे रहा। ये आपको ये नहीं बता रहा कि यार आपको इस तरह सर्च करना चाहिए। ये आपको बताता है कि भाई ये आपने जो डेटा दिया है इसमें से ये इन तमाम चीजों के साथ जो है ये वाला काम जो है ये बेस्ट है। मतलब आपने जो है, हाँ बोले, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपने लेबल ट्रेनिंग डाटा प्रोवाइड किया है या टैग एग्जांपल्स प्रोवाइड की हुई हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं, ये आप बिल्कुल आप जो है ये इसको गलत तरफ जा रहे हैं। देखें, आप फिर अगेंस्ट द रूल जा रहे हैं। आपकी मशीन लर्निंग के अंदर आप एक डेटा देते हैं और एक आउटपुट देते हैं। क्या हम इसके अंदर आउटपुट दे रहे हैं? नहीं दे रहे। नंबर 1, पहली बात तो यहीं पे गलत हो गई। दूसरी बात ये कि जब हम डेटा और आउटपुट देते हैं तो वो हमें स्टैटिस्टिकल रूल निकाल के देता है। क्या ये हमें स्टैटिस्टिकल रूल निकाल के दे रहा है? नहीं सर, ये तो रिजल्ट्स देता है। ये तो रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कहीं ना कहीं रूल लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1.1.1 में जो हमने पढ़ा था कि ये एक सिंबॉलिक एआई वाली कहानी तो हो सकती है, बट दिस इज नॉट अ मशीन लर्निंग। एवरीवन इज फेल्ड। ठीक है सर, एवरीवन नहीं एक्सेप्ट 3। कोई 3 लोग ऐसे थे, नहीं खैर बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 20 लोगों ने जो है वो नो दोबारा
दोबारा वाली पोलिंग के अंदर, लेकिन मेरे इतने हिंट देने पर भी जो 43 लोग थे वो उसको यस ही समझते रहे। तो ये आपको देखना है कि हर चीज जो है वो मशीन लर्निंग नहीं होती। लोग आपको बेवकूफ बना रहे होते हैं बहुत सारे लोग कि यार देखो हमारे पास एआई है। दैट्स अच्छा। अब इसमें एआई से फायदा ही होता है कि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन होता है तो आप कह देते हैं कि यार ये एआई है, बट दैट इज नॉट अ मशीन लर्निंग ना। और नहीं है ठीक है। तो अब हम 1.1.3 के ऊपर हैं और 1.1.3 जो है वो हमें और हमारा जो इसमें ये अप्रोच है, यार आपने जरा माइक जरा एडजस्ट कर ले, आप लोगों की आवाज आ रही है मेरे पास। अब देखें इसके अंदर हम क्या लेकर, अब इसको हमने जो स्टैटिस्टिकल रूल्स हो इसको हमने क्या नाम दिया है, अब हम उसको एक नाम दे रहे हैं, उसका नाम क्या है, रिप्रेजेंटेशन। अब उस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास आप लोग जरा 1.1.3 पढ़ ले, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद फिर आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मैंने पूछना था आपसे कि ये जैसे कि आपने जेनेटिक एल्गोरिथम का बताया है, एक्स्ट्रा पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन है, ये दो तो एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम हो जाते हैं ना। तो इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फिर कौन से एल्गोरिथम आते हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक, तो ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं? पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है। इवन ये कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं जो आपके डेटा को लेता है और डेटा को लेने के बाद आपको बताता है कि यार ये सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है, तो ये आपका जो एल्गोरिथम है, ये आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एआई कहला सकता है यानी कि बिल्कुल, लेकिन मशीन लर्निंग नहीं कहला सकता। सही, ठीक है। उसको इसीलिए हमने सिंबॉलिक एआई कहा है कि वो हमने क्या किया है कि इसमें हमने अपनी जो जहानत थी उसको हमने मशीन लर्निंग में जाकर हार्ड कोड कर दिया। सही है। मिसाल के तौर पर मैंने ये कहा कि भाई अगर कोई बंदा जो है वो अच्छी इंग्लिश बोल रहा है और उर्दू भी इंग्लिश एक्सेंट में बोलता है, आप सुन रहे हैं ना, और उसका स्टाइल भी जो है वो इंग्लिश वाला है, तो मैं एज्यूम करूंगा कि उसकी इंग्लिश अच्छी होगी। सही है। तो इसमें मैंने जो 3 रोल है वो रूल अपनी जहानत से, इसका मतलब वो मेरी लर्निंग थी, वो मशीन लर्निंग नहीं है, वो मेरी लर्निंग थी। एक चीज ये है कि मैंने जो है वो बहुत सारे लोगों से बोला कि यार आप जो है वो एक छोटी सी 5 मिनट की स्पीच देते हैं, और उस 5 मिनट की स्पीच के बाद जो है मैंने आपको 10 लोगों को बिठाया और मैंने बोला भाई ये मुझे बताओ कि जो 5 लोगों की स्पीच है आपके ख्याल में इसकी इंग्लिश कैसी है। तो आप में से कुछ लोगों ने बोला, सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई ये वाली स्पीच जो है ये अच्छी है, ये वाली स्पीच बहुत अच्छी है, ये वाली स्पीच के हिसाब से इस बंदे की इंग्लिश अच्छी है, ये वाली स्पीच के हिसाब से इस बंदे की इंग्लिश बहुत अच्छी है, ये वाले हिसाब से इस बंदे की इंग्लिश जो है वो कम अच्छी है, ये वाले स्पीच के हिसाब से इस वाले बंदे की स्पीच बहुत खराब है। ये 4 चीजें दे दी, ये चारों चीजें और ये चारों स्पीचेस मैंने एक एल्गोरिथम को दी और उसने जो है वो एक रूल क्रिएट किया। अब अगली मर्तबा एक नई स्पीच उस बंदे को, उस अपने एल्गोरिथम को दूंगा तो मेरा एल्गोरिथम जो है वो मुझे बताएगा कि बहुत अच्छी, अच्छी, खराब और बहुत खराब में से इसकी स्पीच कौन सी है। सही है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन पे काम कर रहा है। आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे देगा जिसकी तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। सर ये एक बार रिपीट कर देते हैं लास्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा लास्ट पॉइंट, ये लास्ट एग्जांपल, ये लास्ट एग्जांपल जो आपने दी। भाई देखो मैंने आपको आपने सबसे पहले जो है मैं एक एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि मशीन प्रिडिक्ट करेगी? हम तो नहीं करेंगे ना। पहले मशीन लर्न करेगी, मतलब पहले हमें प्रिडिक्ट करके देना है।
यस सर। मिसाल के तौर पर आपको एक बंदे को यानी बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ानी है, तो आप सबसे पहले उसको मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दोगे ना? यस सर। है ना? यस सर। के बाद जो है वो आप उससे पूछोगे ना। अब ये केगल की एक साइट है, इसके ऊपर आप जाएं, ये पूरी बड़ी अच्छी है, इसके ऊपर बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। जैसे मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं ये इसकी डेटा साइट के ऊपर जा रहा हूँ। इसके अंदर देखें, इसमें बहुत सारे जो है वो कॉलम्स हैं। इसमें डेटा सेट कहाँ मिलेगा? ये सारी इसमें डिटेल ये बता रहा है। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ इसमें न्यू नोटबुक के अंदर क्या होगा, या इसको डाउनलोड कर लूँ। ये तो कुछ और तरह चला गया। खैर, तो अब मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी, मिसाल के तौर पर आपको ये पता करना है कि किसकी इंग्लिश अच्छी है और किसकी इंग्लिश खराब है। सही है सर? तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि मैंने देखा कि एक बंदा जो है वो, मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई बंदा जो है वो इंग्लिश जो है वो बगैर रुके रुके बोले, इंग्लिश बगैर रुके रुके बोले, और उसका एक्सेंट जो है वो भी जो है वो काफी नेटिव लेवल से मैच करता हो, तो आप ये इज्यूम कर लोगे कि उसकी इंग्लिश अच्छी है। तो ये मैंने आपको अब रूल बता दिया और आपको बोला अब आप फिल्टर कर लो। तो आपने सबकी तकरीरें सुनी 10-10 मिनट की, और फिर रियलाइज किया कि भाई किसकी इंग्लिश अच्छी है और किसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। रूल किसने बताए? हमने। आपने। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैंने आपको ये बताया कि भाई ये 50 स्पीचेस हैं कि आप सुने, इसमें से कुछ स्पीचेस के ऊपर, मतलब मैंने एक स्पीच के आगे लिखा हुआ है अच्छी है, एक पे लिखा हुआ है बहुत अच्छी है, एक पे लिखा हुआ है कम अच्छी है, एक पे लिखा हुआ है कि बहुत खराब है। तो इस तरह 1000 स्पीचेस जो है वो मैंने आपको सुनाई, और सुनाने के बाद ये किया। अब मैंने आपको रूल नहीं बताया, मैंने आपको इनपुट बताया है और आउटपुट बताया है। अब आप फर्ज कर लेते हैं कि आप वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, आपने लर्न किया, उसके बाद मैंने आपको नई स्पीच दी, और नई स्पीच देने के बाद मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ कि ये स्पीच अच्छी है, बहुत अच्छी है, कम अच्छी है या खराब है। तो अब आपने अपने पुराना डेटा के ऊपर करते हुए मुझे बता दिया कि भाई ये जो स्पीच है ये अच्छी है, खराब है, कम खराब है या बहुत खराब है। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, थैंक यू सर। यस सर। सही, जिसमें हमने आंसर बताया कि वो कम अच्छी है या अच्छी है, तो ये हमारा एआई में आएगा या मशीन लर्निंग में आएगा? ये अब हमारी मशीन लर्निंग में, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको रूल नहीं बताए। अगर मैं आपको रूल बता रहा हूं तो ये एआई में आ सकता है, कंप्यूटेशन में आ सकता है, लेकिन मशीन लर्निंग में जब आएगा जब मैं आपको रूल नहीं बताऊं बल्कि इनपुट और आउटपुट बताऊंगा। सही है? ओके सर। ठीक है, तो अब मैंने आपको जो है वो जैसे जो कुत्ता होता है उसको ट्रेन किया जाता है ना। अब कुत्ते को पहले सुंघाई जाती है कि भाई देखो ये मंशियात है, ये खाना है, ये मंशियात है, ये खाना है, ये मंशियात है, ये खाना है। सही है? फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जब उसके पास कोई, उसको फिर एयरपोर्ट पे आप लगा देते हैं, वो जैसे ही कोई ड्रग देखता है उसको सूंघ कर भौंकना शुरू कर देता है। तो वो सूंघने के लिए आपने उसको रूल नहीं बताया कभी भी, कुत्ते को तो बता भी नहीं सकते। तो इसीलिए कुत्ते को तो ट्रेन करने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स देते हैं। आप ये बात में कुत्ते की वजह से परेशान तो नहीं हो गए ना? कुत्ते की बुराई नहीं कर रहा ना किसी को, मतलब कुत्ता पर नहीं, यहाँ की बात फोकस नहीं हो रही। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप एक कुत्ते को जैसे ट्रेन कर रहे हैं तो आप उसको एग्जाम्पल के जरिए ट्रेन कर रहे हैं, उसको रूल नहीं बता रहे। उसको आपने ये नहीं बताया कि देखो जो सफेद सफेद चीज होगी और उसको आप चक्के देखोगे वो मंशियात होगी,
आप क्या करते हो, उसको सुंघाते हो, एक पैकेट सुंघाते हो, फिर एक खाना सुंघाते हो, फिर कुछ सिखाते हो, फिर उसको, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेन हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप YouTube के ऊपर इसकी ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हैं। ये मैं लिख भी दिया ताकि आपको याद रहे। अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए इन कामों को करने के लिए? इनपुट डेटा पॉइंट्स चाहिए आपको, इसमें से अभी 2 पे हमें डिस्कस किया। तीसरी चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको मुझे बतानी है कि क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। क्या कहेंगे इसको, मैं इसको एक्यूरेसी का नाम, ठीक है। यहां तक कोई सवाल करना चाहे तो कर ले। नहीं कोई सवाल, सोच तो नहीं क्या सब लोग? सर एक सवाल है सर, सर मशीन लर्निंग से बुक के अंदर लिखा हुआ है इटसेल्फ एक मशीन लर्निंग एक एल्गोरिदम होता है। बिल्कुल। तो एल्गोरिदम सर एक सेट ऑफ म्यूटेटिंग रूल्स ही होते हैं ना सर? हाँ हाँ। तो सर हम उसको हमने अभी पिछले जो है ना उसमें हमने कन्वर्सेशन पे हमने उसको अलहदा किया था, डिफरेंशिएट किया था कि जिस तरह जेनेटिक एल्गोरिदम वाला था कि जेनेटिक एल्गोरिदम इटसेल्फ एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम, क्योंकि आप उसके अंदर एक दे रहे हो। ये मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम भी यही कर रहा है कि वो डाटा जो है उसको सबसे बेस्ट जो एल्गोरिदम उस पर लगता है स्टैटिस्टिकली वो इस्तेमाल करके मतलब कि ट्रेन कर लेता है और फिर उसी को बार बार इस्तेमाल करता है डिफरेंट आउटपुट क्या दे रहा है, ये असल डेटा पे। चीज़ है। मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम इनपुट क्या ले रहा है और आउटपुट क्या देता है, ये असल चीज है, वो बताएं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। तो मुझे बताएं कि मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम इनपुट क्या लेता है और आउटपुट क्या देता है? सर इनपुट तो वो जो हम फीचर्स देते हैं और हमको जो आउटपुट चाहिए होता है, और वो आउटपुट जो हमको देता है वो रूल्स देता है कि ये वाले इस रूल्स के मुताबिक ये वाला बेस्ट फिटिंग देगा। जबकि जेनेटिक एल्गोरिथम जो है वो क्या देता है? जेनेटिक एल्गोरिथम सर हमको हम इनपुट देते हैं बल्कि वो हमको आउटपुट दे देता है सीधे, क्योंकि उसने एक प्रोग्राम रूल्स के मुताबिक बताना होता है चीज को। इसका मतलब है उसमें जो है वो रूल पहले से फीडेड है, हार्ड कोडेड है, तो इसलिए हम उसको सही है। तो उम्मीद है ये वाली बात, असल में ये जो चीज है ना ये माइंडसेट है। बात वक्त क्या होता है स्टूडेंट जो है वो बड़ा परेशान रहता है कि यार मुझे तो एआई के अंदर ये करना है वो करना है। आपको एआई में कुछ नहीं करना, एआई के अंदर सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है, जो होता नहीं है लोगों से ना, बार बार उसके अंदर रूल घुसेड़ने की कोशिश करते हैं और उस वजह से उनको कभी भी एआई नहीं आता। मंसूर सो गए जाकर क्या? नींद ही आ रही है अब तो। नींद आने शुरू हो गई तो क्या हुआ, वो कॉफी चाय वगैरह कुछ नहीं? अम्मी मैं चाय नहीं पीता सर। और फिर क्या पीते हो? कॉफी, ग्रीन टी कभी इस्तेमाल किया तुमने जिंदगी में? नहीं सर, मैं पिए कभी मगर ज्यादा नहीं पिए। हाँ मैं आपको खुसूसन और बाकी लोगों को कह रहा था कि यार ग्रीन टी जो है ना वो
पढ़ते वक्त बहुत अच्छी चीज है, खुसूसन उसमें अगर चीनी नहीं मिली हुई हो। जब आप कोई कड़वी कसीली चीज पीते हैं तो खुद इल्म से मोहब्बत बढ़ जाती है। हनी डाल सकते हैं उसमें? हनी अगर आप डाल लेंगे तो उसकी वो ग्रीन टी रही नहीं रहेगी। हाँ नहीं, उसकी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। हनी अच्छी चीज है, थोड़ा सा हनी डाल लें, उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को वो जो ग्लूकोज है वो मिलना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात जो है आपको जैसे आपने बहुत देर से नाश्ता नहीं किया हुआ तो आप वीकनेस फील कर रहे होते हैं, तो हनी जो है वो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन इतना डालें कि उसकी कड़वाहट खत्म ना हो ना। अगर आपने कोई मीठी चीज पी ली ना, जैसे गरम गरम दूध में हनी डाल के या लस्सी पी, तो फिर तो नींद आएगी ना आपको। तो ये भी आपको ख्याल रखना है कि जैसे ही आप हमारे दिमाग को, हमारा दिमाग जो है ना, ये मुझे बताओ कि हमारा दिमाग जो है वो एक कॉम्बिनेशन है मशीन लर्निंग और एआई का, और सिम्बोलेड हार्ड कोडेड एआई का। इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें हार्ड कोडेड है। मिसाल के तौर पर हमारे दिमाग को जैसे ही खाना पाना मिल जाता है तो वो सारे काम छोड़कर क्या करता है, होना चाहता है, वो आराम करने चला जाता है, क्योंकि उसको अब पता है कि यार मुझे खाना मिल गया है, इस खाने को प्रोसेस करके जहाँ जहाँ भी जरूरत है वहाँ लगाना है। जो मसल्स जो है वो वीक है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो मसल ज्यादा काम की वजह से डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जरूरत है कि दिमाग को आराम दिया जाए और जो है वो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया जाए। तो जैसे ही उसको खाना देंगे ना वो छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही वो भूखा होगा ना फिर वो काम पे जाएगा। तो भूख जो है ना वो बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में मोटिवेशन भी कहते हैं। इसीलिए जो लोग ज्यादा खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास मोटिवेशन ज्यादा होता है ना। ये कोरोना के बाद से तो वेट ही गेन कर रहे हैं हम लोग भी। उन्हें मजा आता है खाने में। सर ये 1.3 आपने पूछा ही नहीं कुछ। 1.3 में मैं आपसे पूछने वाला था, अच्छा वो आपने उसको बता दिया कि मैंने आपसे पूछा था, लेकिन आप लोग अब बिल्कुल स्लो हो गए हैं असल में ना, क्योंकि क्लास एंड हो रही है। तो सर आपने बैंक का भी दिया था कोई, लेकिन उसके रूल्स बैंक इंडस्ट्री का दिया था, लेकिन हमने चेक करने आवाज जो है ना कट कट के आ रही है, दोबारा बोलें सर। अच्छी बात है, ये कट गई है। सर डेटा दिया था आपने पिछली दफा, उसके बारे में भी आपने पूछा नहीं। हाँ मंसूर, कौन सा डेटा दिया था आपने, याद आ रहा है तुम्हें कुछ? यस सर, सॉरी मंसूर। हाँ तो आप मुझे बताओ कि ये जो डेटा है क्या ये आपके ख्याल में मशीन लर्निंग के जरिए प्रोसेस हो भी सकता है, नहीं हो सकता? सबसे पहले तो ये बताओ। नहीं हो सकता था सर, रूल्स निकल ही नहीं रहे थे उसमें से। नहीं निकल रहे थे? नो सर, क्योंकि सिर्फ वो बड़ा सिर्फ लगता है लास्ट कॉलम सिर्फ यस और नो करके डाल दिया गया, कोई रूल तो जनरेट हुआ नहीं था किसी के, उसकी बेस पे नहीं था। कुछ पैटर्न्स थे सर, लेकिन सब में वो इम्प्लीमेंट नहीं होते थे सर। यस सर, था क्या, मैं तो भूल भी गया। सर वो बैंक लोन वाला एक डेटा था सर, बैंक। हाँ जी। तो लेकिन देखिए ये यहाँ पर ही मशीन लर्निंग की जरूरत है। असल में ये जो इस तरह के रूल निकालने जो हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किस्म की कैलकुलेशन होती है ना, इसलिए हमारे लिए करना मुश्किल है। और आप ये देखें, आपने इस पे यकीनी तौर पर इसमें एवरेज मीन मोड वगैरह चलाया भी होगा, है ना? कुछ चलाया था, कुछ एवरेज अप्लाई किया था? नो सर, हमने बस नहीं आता, इधर भिजवा दो जो भी है सर। हमने तो जनरल उस पे डेटा देखकर जो है ना वो रूल अप्लाई बनाने की कोशिश की थी। नो सर, हमने उस रूल को बनाने के लिए, उस रूल को बनाने के लिए आपने जो है वो कहीं ना कहीं पर एवरेज, मैक्स, मिनिमम, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, इसका कहीं ना कहीं जहन में काम जरूर लिया हुआ होगा। सर मैक्स और मिन का जो किया है सर, उसमें काम ये सब क्या हाई स्कूल ग्रेजुएट या प्रोफेशनल, उसकी एक लॉजिक थी सर, लेकिन बस 3-4 में इम्प्लीमेंट होती थी, सब पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी वो भी। नहीं थी। उसकी वजह यहीं पर जो है स्टैटिस्टिकल रूल्स जो हैं वो यहीं पर ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं इस किताब के अंदर ना। यहाँ पर आती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या कहती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करते करते कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन को नॉन कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के बाद कहीं ना कहीं से रूल निकाल के दे देती है। अब इसकी एग्जांपल है बड़ी जबरदस्त, जो मैंने आपको भी समझाई थी। ये याद आ रहा है ये वाली चीज? कौन सी चीज सर? ये वाली चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली? नहीं, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको ये वाली चीज बताई थी।
अच्छा सॉरी, मैं आपके पास तो स्क्रीन आई नहीं रही होगी ना। 1.1.3 के अंदर पेज नंबर 7 के ऊपर देखें। 1.1.3 में पेज नंबर 7 पर आपको कुछ बताया था मैंने? यस सर, बताया। क्या बताया था आपको? आपने कहा था कि वो पहले तो उनको सेपरेट करके एक लाइन ड्रॉ करेगा, वो कर देगा, और फिर उसके बाद एक्स एक्सिस को चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। कोऑर्डिनेट चेंज किया आपने, ठीक है। यस सर। तो फिर फिर क्या हुआ? उसके हिसाब से वो बताएगा कि जो ग्रेटर देन 0 है वो है क्या कहते हैं उसको, ग्रेटर देन 0 जो है वो ब्लैक। आप लोग जो उस डेटा में से रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे थे, आप लोग जो उस डेटा में से रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे थे, वो आप उसके अंदर आपने उसकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं लेकर आ सके। क्यों? क्योंकि आपने उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया, उसके कोऑर्डिनेट चेंज करके नहीं देखे, उसको किसी ग्राफ पे डिजाइन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ना। सर उसको हाइपर प्लेन में देखा जाता है, कोई हायर डायमेंशनल के डाटा को दूसरे प्लेन में देखा जाता है, जिसको हाइपर प्लेन कहते हैं। तो आपने वो नहीं किया ना उसके ऊपर, क्योंकि आपने नहीं किया। तो पर ये चैप्टर से तो गो थ्रू हो गए थे, और क्लासिफिकेशन की एग्जांपल दी है उसमें उन्होंने, और किन किन तरीकों से हम क्लासिफाई कर रहे हैं बिल्कुल, वो तो पढ़ लिया। अच्छा, बिल्कुल पढ़ लिया ना आपने। तो मैं यही कह रहा था कि अगर आप इसके जो मैंने जो आपको डेटा दिया था, अगर आप इसको प्लॉट करते और प्लॉट करने के बाद ट्रेंड देखते तो शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाती। यस सर, ये हमने नहीं किया। ठीक है, तो क्या आप इसको, आप लोगों ने प्लॉटिंग नहीं पढ़ी हुई, लेकिन क्या आप इंटरनेट से प्लॉटिंग सीखकर पेंटास के अंदर इस डेटा को प्लॉट कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। छोटा सा डाटा इस मर्तबा इस वीक के अंदर आप इसको जो है वो प्लॉट करके देखिएगा इंशाल्लाह सर। और अब आपको कम से कम ये भी आइडिया हो गया होगा कि हम जो है वो किताब जो है वो किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। आखिरी चीज कि जी, हाउ डीप लर्निंग इज डीप। सर एक क्वेश्चन सर, आपने सर हमको डाटा प्लॉट करने को कहा है, वो हमने जो पिछली एग्जांपल थी जिसमें हम बैंक लोन वाली एग्जांपल थी उसकी बात करें, क्योंकि उसको तो मल्टी डिमेंशनल डाटा है, तो उसको तो प्लॉट एज सच करना, क्योंकि हर जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है, तो और एक ही आउटपुट है कि देना है इसको लोन के नहीं देना। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हर वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं है, हर वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। यस, डिपेंडेंट आखिरी वाला वेरिएबल है, यानी वाई। ये सर, लेकिन प्लॉट जब हम करेंगे तो जिस तरह आपने प्लॉट इसमें हुआ वैसे एग्जांपल में हुआ 1.1.3 में, तो वो तो 2 डायमेंशनल डाटा है ना सर। ये तो क्लासिफिकेशन की एग्जांपल है ना, इसमें ये वाला जो डाटा होगा ये प्रेडिक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक प्लॉट कर रहे हैं ना, तो आपने ये देखें, इसके अंदर मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। सर y जो है इंडिपेंडेंट होता है, x डिपेंडेंट है। हाँ, लेकिन इसमें x से क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मैं y से ये ले रहा हूँ कि आपका वजन, और x से मैं ले रहा हूँ खाना। मंसूर, आपके लिए स्पेशल। ये बात समझ रहे हैं आपको? ठीक है, तो मैं प्लॉट कर सकता हूँ ना। मैं अगर मैं खाना जो है ये बताऊं कि भाई मेरा जो खाना है वो मैं इतना ग्राम जो है वो इतने जो है वो ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10 खाना खाता हूँ, तो मेरा वजन इतना बढ़ता है। तो यहाँ तक आप लोग अग्री हैं? यस सर। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ यार, मेरा जो इनपुट है वो एक नहीं है, 4 है, क्योंकि मैं सुबह नाश्ते के अंदर जो है ना केक रस और चाय पीता हूँ, उसके बाद दूध पीता हूँ, उसके बाद जो है वो एक बाहर जाकर जो है वो हलवा पूरी और छोले खाता हूँ, ठीक है, 11 बजे। उसके बाद जो है वो 12 बजे मैं समोसा खाता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो दोपहर में मैं बिरयानी खाता हूँ, ठीक है। उसके बाद शाम के अंदर जो है मैं चाय के साथ जो है वो बिस्किट खाता हूँ और चिप्स खाता हूँ। उसके बाद जो है रात में मैं खाना खाता हूँ। उसके बाद मैं सोते हुए जो है वो कुछ मीठा खाता हूँ। तो आप मेरे पास कितने वेरिएबल है? बहुत सारे, मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन उन सब वेरिएबल को हम किसके पर रखेंगे? एक्स पे रखेंगे या वाई पे रखेंगे? एक्स पे रखेंगे। हाँ, तो हम उसको क्या रख रहे हैं? एक्स के ऊपर रख रहे हैं। अब यहाँ पर हम नॉर्मली तौर पर हमें बचपन में स्कूलों में पढ़ाया जाता था एक इनपुट और एक आउटपुट,
लेकिन हमारा जो चैलेंज है जिसकी वजह से हम मशीन लर्निंग पे अच्छे बच्चों की तरह चले जाएंगे वो ये है कि हमारे पास x 5 है, 10 है, 15 है, कितने हैं भाई वो बैंक लोन के अंदर? सर ये 21 है, 21 इनपुट है, 21 हमारे इनपुट हैं और हमारे पास y एक है, तो आप उसको कैसे प्लॉट करेंगे? ये एक चैलेंज है ना। यस सर। हाँ, आप कोई सवाल करना चाहता है? मंसूर तुम कुछ कह रहे थे? नो सर। तो मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी यूज होगी, हाँ, लेकिन मल्टीपल अब आप लोगों को ये जो है ये 1.1.4 जो है वो दोबारा पढ़ना है और इसको समझना है कि यार ये सब चीजें क्या हो रही हैं, ठीक है। इसमें देखें, यहाँ पर देखें, हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन, लेयर्ड रिप्रेजेंटेशन, ये क्या होती है? सही है, ये आप लोगों का सवाल है। आप इस वीक का जो क्वेश्चन है वो आप लोग लिख रहे हैं कि आपको 1.1.4 और 1.1.5 जो है ये स्टडी करना है। के अंदर कुछ लोग पूछते हैं कि यार मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या रिलेशनशिप है और हम डीप लर्निंग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका आपको 1.2 के ऊपर जिक्र पड़ेगा, ठीक है। तो हम 1.2 जो है वो और देखेंगे, लेकिन जब तक जो है आप लोग जो है वो ये चीज पढ़ लीजिएगा। या तो कोई सवाल करना है या हम अपनी क्लास जो है यहाँ पर एंड कर सकते हैं। सर एंड कर लें। सर मेरा सवाल तो ये है कि हम ये जो मशीन लर्निंग करते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास जैसे कोई चीज़ भी होनी चाहिए कि आप डेटा किसकी ट्रेन करेंगे। अभी तो पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दोबारा बताएं क्या कहना चाह रही है? ये सर मतलब मेरा मतलब ये कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं तो हम करके नहीं देखते, इसलिए हमें समझ ज़्यादा नहीं आती। हाँ, असल मसला ये है कि इसको करके भी देखेंगे, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम उल्टा चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मतलब ये है कि हमें प्रैक्टिस बहुत कराई जाती है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि काम होता कैसे। मिसाल के तौर पर आपको ये एक्स और वाई की प्लॉटिंग बहुत प्रैक्टिस कराई होगी बचपन में, याद होगा आपको? ये तो हमने की नहीं है, मैं तो खुद ही, है ना, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि जब अगर एक्स जो है वो मल्टीपल होगा तो क्या करोगे। ये सही ये नहीं बताया, है ना। तो अब मसला ये है कि जब मेरे पास इनपुट पैरामीटर मल्टीपल हो तो उसकी वजह यह है कि आप लोगों को बहुत सारी जगहों पर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं दिए गए। अब जैसे जैसे आप मशीन लर्निंग पढ़ना शुरू करेंगे वैसे वैसे जो है वो आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। नो सर इंशाल्लाह नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि यार पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, आप घबरा जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर आपके पास वेरिएबल जो है वो एक नहीं है बल्कि 21 है। और अगर ये जो है वो कोई पिक्चर है तो उसके अंदर अगर वो 100/100 की पिक्चर है तो उसके अंदर आपके पास इनपुट जो है वो 1000 है। यस सर। कोई 10,000 है आपके पास। यस सर। अब 10,000 के अंदर आपको ये पता करना है कि यार चेंज जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपकी सारी की सारी डेरिवेशंस खत्म हो जाती है यहाँ पर। जैसे ही मशीन लर्निंग स्टार्ट होती है आपकी डेरिवेशन सारी खत्म हो जाती है और आप परेशान हो जाते हो कि यार मैं किस वेरिएबल की डेरिवेशन निकालूं और किसकी नहीं निकालूं, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल जैसे अगर हम बैंक लोन की भी करें तो उसमें भी देखें 21 है। तो मैंने आपको ये बोला है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि भाई मैंने आपको अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेके नहीं गया। मैंने आपसे कहा कि यार आप अपने आप को बहुत ज़हीन समझते हैं, आपने किताबें भी पढ़ी हुई हैं, आपने स्टैट्स भी पढ़ी हुई है, आपने मैथ पढ़ी हुई है। आप मुझे बताएं कि मुझे रूल निकाल के दें इस डेटा में से कि मैं किसको लोन दूंगा और किसको नहीं दूंगा। आपसे ये काम नहीं हो रहा। यस सर, नहीं हुआ अभी तक। जबकि आपने पाइथन भी पढ़ी हुई है, आप ज़हीन भी हैं, आप अपने आप को इंटेलिजेंट भी कहते हैं, आपने मैथ भी पढ़ी हुई है, स्टैट्स भी पढ़ी हुई है, मैट्रिक भी किया हुआ है। पोलिंग कर ले, कौन ज़हीन कहता है अपने आप को, कौन नहीं। पोलिंग हो जाए इस पे। नहीं तो मैं तो ज़हीन नहीं कहती, बस हाँ, लेकिन मसला ये है ना कि अब आपको, इसीलिए मैंने आपको, मेरा ये फोकस है कि मैं आपको जो है इसके अंदर अगर आप इसमें देखें जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 से जो है वो इसके अंदर जो है वो कोडिंग शुरू है और आप इसके अंदर कोडिंग जो है
आप ये देख लें। तो उसके लिए हमारी कैलकुलस है, जो बेसिक कैलकुलस है, और आपकी स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह होने चाहिए, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अप्लाई करना है ना, आता भी हो तो अप्लाई करने का तरीका आपको खुद सोचना तो होगा ना कि कैसे अप्लाई करना है। इन्होंने जो बात की है वो बहुत ही जबरदस्त है। इसके ऊपर मुझे एक जो है वो बड़ा मशहूर लतीफ़ा याद आ गया कि भाई आपको बताया जाता है कि y = mx + c, यही बताया जाता है ना, पढ़ा है आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन? स्लोप ऑफ अ लाइन सर, स्लोप ऑफ अ लाइन होता है ये। लाइन इक्वेशन है सर। हाँ, अब आपको ये बताया जाता है कि y = mx + c, ठीक है। आपको बताया जाता है कि भाई अगर आप m की वैल्यू ये है तो आप x कैसे निकालोगे, और अगर x की वैल्यू ये है तो m कैसे निकालोगे, और c की वैल्यू ये है तो क्या निकालोगे। यानी अगर आपके पास कम से कम जो है वो 2 इनपुट वेरिएबल हों तो आप जो है वो y निकाल लोगे, है ना। यस। तो अब सवाल ये, अब मसला ये है कि ये चीजें हमें बड़ी प्रैक्टिस कराई गई है इम्तिहान में, मतलब प्रैक्टिस के लिए क्लास के अंदर 10 एक ही एक्सरसाइज, ठीक है। अब उसके बाद जब जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आया, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें बताया गया कि भाई एक पुलिस ऑफिसर है, उसके पास जो है वो जितने भी इलाके के अंदर 50 जो पुलिस स्टेशन है सब के अंदर 10-10 लोग जो हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं। अब हम ये चाहते हैं कि उनको मजीद पुलिस अलोकेट की जाए बेस्ड ऑन द पास्ट 5 years crime rate and the growth of population and literacy rate and job opportunities, okay, and income level. यस सर। कितने पुलिस वाले किस थाने में होंगे। अब बच्चा तो फेल हो जाएगा ना यार, Yes, क्योंकि कभी आपने उसको जो है ये समझाया नहीं कि भाई इक्वेशन होती क्या है। ये तो इक्वेशन बच्चा खुद भी बना सकता था अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म करना सिखाते, क्योंकि हमने बच्चे को ट्रांसफॉर्म करना नहीं सिखाया। तो इसी वजह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, होते हैं, पास होते हैं, टाइम देते हैं, वो मैथ पे देते हैं, लेकिन सबसे कम आपको मैथमेटिकल एक्सपर्ट मिलेंगे। यस सर। क्यों? मतलब शायर से भी कम है। मैथमेटिक्स वाले आपको इतने शायद शायर और अदीब मिल जाएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स वाले उससे भी कम मिलेंगे। वजह सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाती है। अब आप हैं, आप डायरेक्ट कोड पे चली गई, आपको यही नहीं पता कि यार ये जो मैं कोडिंग कर रही हूँ क्या ये मशीन लर्निंग है भी या नहीं है। यस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर किसने भी इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 ईमानदारी से एक एक वर्ड और एक एक लाइन को जिस तरह मैंने बताया है इस तरह, और ये चार्ट बनाकर इस तरह नहीं पढ़ा, तो वो जो है वो अपने पढ़ाई के साथ इंसाफ नहीं कर रहा होगा। सर इस वीक में हमें टाइम नहीं मिला था पढ़ने का। इस वीक में तो मेरे ख्याल से पेंडा का टेस्ट भी है जी, उसकी भी तैयारी इंशाल्लाह स्टार्ट नहीं की, अभी करनी है इंशाल्लाह। लेकिन देखो आपने देखा यहाँ पर, अगर मेरे ख्याल से हम यहाँ पे 2 घंटे बैठे, मैंने आपसे बातें भी की और बहुत स्लो समझा के पढ़ाया, तब भी जो है मैं आपको 1.1 से 1.2 तक लेकर आ गया हूँ तकरीबन। राइट और रॉन्ग? यस सर। है ना। इसी तरह अगर आप एक दिन आज लगाएं, जैसे अभी आप लोग क्लास छोड़ के जाएंगे ना, क्लास आपकी बंद हो जाएगी, लेकिन क्लास आप खत्म ना करें, बल्कि जो है वो आप जो है वो आप लोगों के पास सब लोगों के पास स्लैक तो है ना? यस सर है। ठीक है, तो आप लोग स्लैक के ऊपर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अभी आप बैठे और 2 घंटे और लगाएं, तो मुझे पता है कि आप 2 घंटे के बाद ये 1.1.4 और 1.1.5 और 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8 और 1.2, 1.2.1, 1.2.2 और 1.3.3 ये आप समझ लीजिए इंशाल्लाह सर। हाँ, तो ये आप 1.1 और 1.2 जो है वो समझ लेंगे। उसके बाद बाकी चीजें जो हैं वो थोड़ी सी आपको आसान लगेगी। अगर आपको इनसाइड चीज समझ में नहीं आई ना, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि यार आपको मैंने मशीन लर्निंग की सारी लॉजिक बता दी, लेकिन मुझे ट्रांसफॉर्म करना नहीं बताया आपको कि यार ये वाली चीज की मशीन लर्निंग कैसे होगी, तो कैसे करोगे? नहीं कर सकेंगे सर। ठीक है, अब हमारे वहाँ क्या होता है, एग्जाम के अंदर आप लोगों ने अगर जो शायद CS ग्रेजुएट है उनको कभी न कभी AI पढ़ाया गया होगा, उसके अंदर भी उनको कॉम्प्लिकेशन चीजें बहुत पढ़ाई जाती हैं कि चेस का किया होगा वो क्या होगा, लेकिन कभी ट्रांसफॉर्म करना नहीं बताया जाता।
मिसाल के तौर पर मैं ये करना चाहता हूँ कि भाई मैं जो हूँ, मुझे जो 4 स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे ऐसे लिख के दिए, मुझे एक मशीन लर्निंग चलानी है कि जिसके जरिए जिसका सबसे अच्छा ऐसे हो उसको सबसे अच्छे मार्क्स मिल जाए। कैसे करूंगा मैं, नहीं बताया। यस सर। तो और क्या कहा गया, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। भाई प्रैक्टिस क्यों कर लो, प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। एक मर्तबा अगर आपको किसी चीज की इनसाइट समझ में आ गई, अब आप ट्रांसफॉर्म करके प्रैक्टिस करें ना। ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुझे आकर आपको गाड़ी चलाना सिखानी है, तो मैं आपको एक ग्राउंड में ले गया और वहां पे खूब गाड़ी चलाई, खूब गाड़ी चलाई, खूब गाड़ी चलाई, लेकिन आपको कभी भी सड़क पे गाड़ी नहीं चलवाई मैंने। यस सर। ठीक है, तो लेट्स एंड द क्लास हियर।